क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और अगर आप देख रहे हो कि मैं इतनी देर तक ऐसे क्यों कर रहा था, तो मैं लाइव जाने का वेट कर रहा था। क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज़ हमारा लेसन नंबर 2, ये हमारी सेकंड लाइव स्ट्रीम है फॉर चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट। और वन शॉट के लिए, क्योंकि चैप्टर लंबा है इसलिए सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। कल हमने 1.5 घंटे की क्लास करी थी, 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज हम कोशिश करेंगे कि बाकी का जितना चैप्टर है उसे हम अच्छा लंबा लंबा तरीके से कर लें। See, there is a lot to hear in this. There is a lot to understand. Therefore, the best practice would be कि आप हमारी वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद आप, सिंपल सी बात है, हमारे वीडियो के साथ नोट्स बनाते रहो। और अगर आपको नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो सिंपल सी बात है, यू हैव टू गो ऑन Amazon एंड बाय आवर बुक। और सिंपल सी बात है, यू गो ऑन psychoprodigy.in/store और यहाँ पे आपको मिल जाएगी हमारी बहुत ही अमेजिंग सी बुक्स, जो कि है ये रही। आपको एक इस बुक की जरूरत पड़ेगी, साइकोलॉजी मास्टर की टर्म 2 क्लास 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, विच विल बी, जिसके हम आज शाम को या फिर कल सुबह इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। और दूसरी चीज़ है साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल। तो इस सब के बीच में जितने लोग आते हैं, एक बार ज़्यादा लोग आ जाएं तो एक बारी में मैं आपको इस नई चीज़ के बारे में फाइनली बताऊंगा। दैट इज़ हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है CBSE बोर्ड टर्म 2 की। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो दिस इज़ द टाइम टू इनरोल इन इट, क्योंकि फिर देर ना हो जाए आपको करने में, राइट। सो यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। चलो अच्छा जी, क्लास शुरू करें। हेलो शुभांशु लाल जी, क्या हाल चाल आपके। मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐड रिएक्शन, oh I have reactions। चलो सो 2 कंकरेंट व्यूअर्स है, थोड़े लोगों को आने देते हैं और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सामने सामने दिख ही रहा है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़। ये मैं अराउंड 12:30 बजे के आसपास शुरू करूँगा, ठीक है। ये समझाऊंगा कि आपको कैसे इसे ख़रीदना है, कैसे आपको एनरोल करना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। उससे पहले आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, राइट। तो जो बात आ रहा है, सबसे पहले तो हेलो हेलो बोलते जाएगा, है ना। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या किया जी। हमने सबसे पहले तो पिछला पूरा चैप्टर कर लिया, विच इज़ प्रिटी लॉन्ग, नॉट गोना लाई, काफ़ी कुछ था इसमें समझने को। सबसे पहले हमने समझा व्हाट आर द 4 Ds, डेवियंस, डेंजर, डिसफंक्शन एंड डिस्ट्रेस। तो ये हमारे 4 Ds होते हैं फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कोई भी चीज़ को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलना है, किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को, तो उसके अंदर ये 4 Ds होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने समझा कि एबनॉर्मल बिहेवियर किसे कहते हैं भाई, तो इसे एबनॉर्मल बिहेवियर भी कह देते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि स्टिग्मा क्या होता है, राइट। व्हाट इज स्टिग्मा। अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टिग्मा होता है कि हमारे जो साइकोलॉजी के अंदर बहुत सी दिक्कतें हैं, उन सब के साथ जो चीज़ें अटैच्ड है, ऑल द स्टिग्मा विच इज अटैच्ड, दैट इज लोगों की गलत सोच जो अटैच्ड है अराउंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया शुभांशु जी, आई होप आप लेके आओ, और लेके आओगे तो हमारा ही सीना चौड़ा होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी थी हमने थोड़ी सी, कि भैया सबसे पहले तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, दैट इज सुपर नेचुरल अप्रोच। लोगों को लगता था कि लोगों के साथ जो ये डिवाइंट बिहेवियर हो रहा है या अजीबोगरीब बिहेवियर हो रहा है, दैट यूज टू हैपन ड्यू टू भूत प्रेत, सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेज है जो इस इंसान के अंदर है, और उस वजह से उसको ये दिक्कतें आ रही है। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा एक्सॉर्सिज्म, यानी भूत प्रेत निकालने का बाय काउंटर मैजिक, काला जादू के खिलाफ सफ़ेद जादू कर दिया और प्रेयर्स करी बहुत सारी। आपको पता, आपने बहुत सी हॉरर मूवीज़ देखी ही होंगी, हर हॉरर मूवी के अंदर ऐसा कुछ होता ही होता है। फिर हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिकल अप्रोच थी कि भैया ये इंसानों के बायोलॉजी को उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिशिएंसी इन द वे द पर्सन थिंक्स फील। तो भैया आप जैसे सोच रहे हो, इस दुनिया को समझ रहे हो और कैसे फील कर रहे हो, अगर उसके अंदर थोड़ी डेफिशिएंसी है तो ये कहते हैं उससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच गेलन साहब की बात थी। अब उसके बाद हमने बताया था आपको मिडिल एजेस थी, मिडिल एजेस के अंदर क्या क्या हुआ था, कि किस किस बंदे ने, जोहान वेयर आए फिर उसके बाद, ठीक है जी। सो देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपन, कि भैया जोहान वेयर आए और क्या हुआ, उन्होंने रेनेसांस पीरियड के अंदर कहा कि ये जो लोग हैं उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए यार, एम्फोसाइज साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया ही था। उसके बाद हमने क्या किया,
उसके बाद एज 17 और 18 सेंचुरी में एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट आई। लोगों ने साइंटिफिक मेथड को अपनाना शुरू किया और लोगों ने कहा ये भूत पिशाच, ये भगवानों पे बिलीव करना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, उससे बाहर आते हैं, लेट्स एक्चुअली वर्क टुगेदर। और हम वर्क टुगेदर करके क्या करते हैं, लोगों को एक अच्छी वो देते हैं, लाइफस्टाइल देते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, लेट्स सी। और यहाँ पे हमारा कैमरा थोड़ा सा एरर कर रहा है, सो जस्ट अ सेकेंड। या वी आर बैक अगेन, ठीक है। तो कभी कभी बीच में कैमरा थोड़ा सा एरर कर जाता है, तभी आपने देखा होगा कि मैं अटका हुआ था, ठीक है जी। तो साइको प्रोडिजीज ने बहुत धमाकेदार टर्म 1 का रिजल्ट दिया है। हमारे 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया था। दैट इज़ अ रियली ग्रेट स्कोर। तो आपको पता होगा यार, दिस इज़ वॉट वी डू, दिस इज़ वॉट वी आर। साइको प्रोडिजीज आर एक्चुअली शाइनिंग बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट, साइंटिफिक मेथड आ गया था, डोगमा और फेथ को उन्होंने हटा दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखा हमने बहुत कुछ देखा, रिफॉर्म मूवमेंट, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सब पढ़ा हमने। क्लासिफिकेशन करी DSM-5 ICD-10 के अंदर। फिर ये सारे मॉडल पढ़े, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से मॉडल्स हैं, सोशियो कल्चरल मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों के कंपेरिजन में। हमने पढ़ा व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। आज से ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का किस किसने नाम सुना हुआ है? हाय दीक्षित जी, हाल हेलो भैया, एक रिक्वेस्ट है, एक सेशन पर्टिकुलर चैप्टर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से। ठीक है जी, बना दूंगा। रोहित ने कहा है कि भैया आपकी वजह से टर्म 1 में 31 आए थे। दैट इज़ सो गुड रोहित, और आपको बताना चाहिए था हमें उसी टाइम पे, हम आपके बारे में हमारे चैनल पे ज़रूर डालते, बट यू डिड नॉट टॉक अबाउट इट। तो अगली बार से ज़रूर बता देना। सुभांशु जी हाँ, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। डोंट स्पैम द चैट, ओके। 1-2 बार लिख दो, काफ़ी है। आओ भाई, चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारा बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर का, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का किस किसने नाम सुना है भाई, बताओ। हु ऑल हैव हर्ड अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया? मी कर देना, यस सर मी, यस सर मी, है ना। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया एक टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और इसके अंदर आप सोचोगे कि ये क्या सिर्फ एक डिसऑर्डर है? जी नहीं, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, schizophrenia is a very important descriptive term for a group of psychotic disorders, very important। एक ग्रुप है, this is also known as an umbrella term। umbrella term क्या होती है? umbrella के नीचे अलग अलग, ये देखो ये umbrella है हमारा, इसके अंदर अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये सब के सब किस नाम के अंदर आ रहे हैं? स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तो स्किज़ोफ्रेनिया इटसेल्फ इज देयर, तो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाता है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये आपको पता नहीं होना चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। एक होता है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, है ना, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, ऐसे करके एक और होता है। फिर कुछ आ जाता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। हाउएवर डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है, इट इज़ नॉट स्किज़ोफ्रेनिया, बट अगेन इट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर, है ना। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा है। स्किज़ो अफेक्टिव के अंदर क्या होता है कि उप्स आई एम लेट, कोई नहीं करिश्मा जी आ गए आप, ठीक है। स्किज़ो अफेक्टिव बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्किज़ो अफेक्टिव में स्किज़ोफ्रेनिया प्लस मूड डिसऑर्डर, यानी ईदर डिप्रेसिव और मैनियाक, यानी ईदर बाइपोलर और डिप्रेसिव सिम्टम्स साथ में होते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्किज़ोअफेक्टिव। बस बता रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पता हो कि स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, देयर आर मल्टीपल डिसऑर्डर्स अंडर इट, ठीक है। तो हमने पढ़ी पहली बात कि इट्स अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब ये साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है ये समझ आना लाइक इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजफुल थिंग। साइकोटिक का मतलब होता है डिसऑर्डर इन विच साइकोसिस ऑकर्स, ये शब्द भी लिख लो, डिसऑर्डर इन विच साइकोसिस ऑकर्स। अब व्हाट इज साइकोसिस, या इसे हम कहते हैं साइकोसिस कहते हैं। सो साइकोसिस क्या होता है भैया? Psychosis is the disorder in which hallucination and delusion occur with disturbed thinking. This is super damn important. Like these are the 3 pillars of psychotic disorders. अगर कोई भी disorder है जिसे हमें psychotic कहना है ना, तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर तो होनी ही चाहिए। Delusion क्या होता है अभी पढ़ेंगे, hallucination, और इसको कहते हैं हम डिस्टर्ब्ड स्पीच एंड थिंकिंग, बट हमने सिर्फ डिस्टर्ब थिंकिंग लिखा है एनसीईआरटी ने, तो हम यही लिखेंगे कि इसको कहते हैं डिस्टर्ब्ड स्पीच एंड थिंकिंग।
अगर ये 3 चीज़ें किसी में हो रही हैं, मिनिमम ये तीनों होनी ही चाहिए, ठीक है जी। अब हो सकता है इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई दो हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ DSM-5। जैसे DSM-5 कहता है कि इन 3 में से एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, यानी ईदर डिल्यूजन डिस्टर्ब थिंकिंग, ईदर डिल्यूजन विद हेलुसिनेशन, ईदर हेलुसिनेशन विद डिस्टर्ब थिंकिंग, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो ये तीनों तो होते ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स की नींव खड़ी करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर साइकोटिक डिसऑर्डर? जिनके अंदर साइकोसिस होता है ना, और वो क्या करते हैं भैया, जिनके अंदर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और डिस्टर्ब थिंकिंग होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो अ डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। डेबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये हमारे अफेक्ट्स एवरी डोमेन ऑफ लाइफ। अगर आप ये सोचो, जैसे सपोज आपको कोई स्किन की डिजीज़ है ना, या सपोज सब किसी बंदे को STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर दिक्कत है, बट क्या उसकी जॉब के अंदर दिक्कत है? मे बी नॉट। क्या उसके सोशल लाइफ में दिक्कत है? आई डोंट फील सो। उसका एक ही लाइफ में। वहीं स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी चीज़ है जो हर डोमेन ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है, यानी इंसान के रिलेशनशिप्स भी ख़राब होते हैं, उसकी हेल्थ भी ख़राब होती है, उसकी ऑक्यूपेशन पे असर पड़ता है, उसकी इंटेलिजेंस लो हो जाती है, उसकी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है। सो जीवन के हर एक डायमेंशन को ये बर्बाद कर देता है। इतना खतरनाक है हमारा स्किज़ोफ्रेनिया एज अ डिसऑर्डर। यहाँ तक की बात समझ आई? यहाँ तक की बात समझ आई कि आप यहाँ पे जो जो इस वक्त है उन सबसे पूछना चाहूँगा, 7 लोग आर वॉचिंग राइट नाउ, बताओ यहाँ तक की बात समझ आई? चलो, नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने आपको कल लोगों को बताया था कि हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज आ रही है। टेस्ट सीरीज आ रही है फॉर क्लास 12। आई होप आप लोगों को पता हो। तो हमारी क्लास 12th CBSE बोर्ड की टेस्ट सीरीज आ रही है, और ये टेस्ट सीरीज अब आ चुकी है, एंड इट इज़ अवेलेबल टू बाय ऑन psychoprodigy.in/store। ठीक है जी, आपको मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, सिंपल सी बात है। उल्टा आपको मैं ये लो जी अभी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। तो हमारे इस बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज कि ये रही हमारी टेस्ट सीरीज 499 की है, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको मिल रहे हैं 4 चैप्टर वाइज टेस्ट। आपको 4 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर चैप्टर के, यानी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, और हर एक फुल होगा, यानी 35 मार्क्स का तो 35 मार्क्स के ही होंगे, 2 घंटे के ही होंगे। इसमें आपको आ जाएगा आपका PDF, आपको उसके क्वेश्चन का आंसर लिखने एक शीट पे, यू हैव टू स्कैन इट, यू हैव टू सेंड इट, उसके बाद वो चेक होंगे। तो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7, एंड उसके बाद 3 फुल सिलेबस टेस्ट है, यानी फुल सिलेबस बेसिकली आपके एग्जाम्स हैं जो होंगे, दैट इज हर एक होगा और हर एक 2 घंटे का होगा। ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं जो आप हमारे को सेंड करोगे, और उसके बाद वो चेक हो जाएंगे। चेक होने के बाद अगले दिन या उसी दिन की शाम को वी विल बी डूइंग उसकी होल डिस्कशन ऑफ द चैप्टर लाइव ऑन यूट्यूब, कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना था, इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या ऐड कर सकते थे, क्या इस बच्चे ने अच्छा लिखा है, क्या उस बच्चे ने ये गलती कर दी। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग लाइव ऑन यूट्यूब। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर कैसे खरीदनी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खरीदनी है। दिस इज आवर वेबसाइट, आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। नाउ उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा डिटेल सॉल्यूशन हो रहा है डिस्कस, और उसके बाद एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, सिंस आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे आफ्टर यू बाय इट, हमारा 12 बजे से 7 बजे तक जिस दिन आपका टेस्ट है उसके अगले दिन भी आप कभी भी क्वेश्चन पूछते हो रिगार्डिंग दीज चैप्टर्स, तो उनकी टेक्सचुअल डाउट सॉल्विंग मेरी तरफ से पर्टिकुलरली कंप्लीटली फ्री है इसके साथ ही, ठीक है। सपोज आपने अभी ज्वाइन कर लिया, तो जो हमारा कोर्स चल रहा है आपने देखा है, जैसे हमने वो यूट्यूब पर डाल रखा है, जो हमारा पूरा पूरा सिलेबस है कि कैसे कैसे एक एक दिन में हम करेंगे, उस हिसाब से चलेगा। वरना सपोज कोई बच्चा लेट भी ज्वाइन करता है तो उसको डे वाइज मिल जाएंगे। सपोज उसके पास 7 दिन नहीं बचे तो वो क्या कर सकता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, और सिंपल सी बात है जैसे डे 1 पे चैप्टर 4 एंड 5 दोनों के दे दे, डे 2 पे 6 एंड 7 दोनों को दे दे। सो इट्स अप टू यू, फ्री आपके लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे के लिए, कैसे भी उन्हें करना है। क्या क्या करना है आपको, यू हैव टू पे 499 ऑन दिस वेबसाइट। कैसे करना है, आपने ऐड टू बैग किया, आइटम को आपने बैग में ले लिया, उसके बाद यहाँ पे गो टू चेकआउट,
जब आप गो टू चेकआउट करोगे, जैसे मेरे पास क्वांटिटी में पहले से ही एक साइकोलॉजी टर्म 2 है, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर ले लेना, ठीक है जी। टर्म्स एंड कंडीशन करनी है, कीप मी अप करना है, अपना सही ईमेल एड्रेस डाल देना है। चेकआउट पे जब आप जाओगे तो डिलीवरी ऑप्शन आ जाएंगे। फन फैक्ट, फ्री डिलीवरी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कैसे कैसे डाल सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है जी। जब ये आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप सेंड कर दोगे, आपको हमारे को ऑर्डर आ जाएगा। आपका फ़ोन नंबर एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने अपना फ़ोन नंबर सही डाल दिया, व्हाट विल हैपन उसके बाद इस कि हमारे को आपका आ जाएगा, एंड देन वी विल बी एबल टू गेट यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर यू डू द पेमेंट। तो पेमेंट कैसे है, इसी के थ्रू यूपीआई पे है, उसकी यूपीआई आईडी आ जाती है, उसका क्यूआर कोड आ जाता है, एवरीथिंग कम्स अप, ठीक है। तो आपको बस सिंपली स्कैन पे और उसको जो वो है स्क्रीनशॉट है वो उसी व्हाट्सएप नंबर पे दे देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है हमारा कहाँ आता है, हमारी सारी बुक्स में है, यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है, ये रहा 8766212226, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन इट, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपन्स। एक और चीज़ है, आपको इसी के साथ अगर ऐड कर दूं तो, ठीक है जी, दैट इज वीडियो लैग हो रही है। ऑल राइट, लेट्स सी। क्या वीडियो अब सही आ रही है? ऑल राइट, अब बताओ भाई, अब सही आ रही है स्ट्रीम? अब आ गई, राइट? अब आ गई, ग्रेट। चलो चलो, तो मैं आपको बता रहा था, किस बारे में बता रहा था मैं, कहाँ तक आपको दिखी सही, ये बताओ। अब ठीक है, राइट? शायद हो सकता है एक दो दिक्कत आ गई हो। कहाँ से दिक्कत आई थी? भैया वीडियो लैगिंग हो रहा है, भैया वीडियो ग्लिच हो रहा है। ये कितने बजे का मैसेज है ये? आई डोंट नो कितने बजे का। कहाँ तक आपने सही देखा? क्या आप लोगों को ये समझ आ गया कि टेस्ट सीरीज कैसे खरीदनी है? ये बता दो, क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? अच्छा जी, तो व्हाट्सएप नंबर पर, राइट? तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, हमारे हर उसके ऊपर होता है, ठीक है जी। 10 वीडियो पॉज, ओके, हो जाता है यार, कभी कभी थोड़ा बहुत ग्लिच हो जाते हैं। सो आपको पता है, हाँ, यूपीआई पेमेंट करनी है आपको। सो कैसे करनी है, यहीं से करते जाना है कि ये रहा, यहाँ से बाय नाउ, गो टू चेकआउट। चेकआउट आप करोगे, यहाँ पे आगे जाके अपने डिलीवरी ऑप्शन डालोगे, पेमेंट आपकी यूपीआई से, और ऑर्डर कन्फर्मेशन हो जाएगा। अगर आप कोई बुक भी खरीदते हो हमारी, तो आपको बुक के लिए भी सिमिलर चीज़ करनी है। फन फैक्ट, यहाँ पे हमारी सारी बुक सस्ती हैं। 250 की बुक यहाँ पे है, अमेजोन पे 599 की साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल यहाँ पे 520 की है। हर चीज़ पे फ्री डिलीवरी है। तो आप चाहो तो psychoprodology.in/store जा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग हमारी वेबसाइट है। बाकी टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जेन्युइनली आई वुड रिकमेंड कि आप जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज़ ले लो, ताकि हम अपने टेस्ट सीरीज़ कल से शुरू कर सके। कीप दैट इन माइंड, ठीक है? यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो, टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। चलो, विद दैट लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? अब कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना, इसके बारे में एक चीज़ है। अब हम जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, हम उन सब के क्या पढ़ेंगे? सिम्टम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिम्टम्स पढ़ेंगे। जैसे कोरोना के सिम्टम्स क्या होते थे भाई? क्या होते थे कोरोना के सिम्टम्स? कि भैया आपको सांस कम आ रही है, हवा सही नहीं आ रही, आपको टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, है ना? ऑल ऑफ दिस इज कोरोना के सिम्टम्स। सिमिलरली स्किज़ोफ्रेनिया के हम सिम्टम्स पढ़ते हैं। अब भैया क्या क्या स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं? फीवर, एग्जैक्टली, राइट? चलो, तो स्किज़ोफ्रेनिया के 3 प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। दैट इज पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का साइन प्लस आईवी लगा दिया, नेगेटिव सिम्टम्स, और साइकोमोटर सिम्टम्स, यानी ब्रेन और मसल से रिलेटेड। ये हमारे मसल से रिलेटेड, यानी हमारी मूवमेंट रिलेटेड है ये, ठीक है जी? ये हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स, ये हमारे नेगेटिव सिम्टम्स। क्या मतलब क्या होता है इन तीनों का, आओ देखते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है, देखो, 2 + 2 दैट इज 4, राइट? जब हम कहते हैं 2 + 2 = 4, विच मीन्स कि भैया आपको एक चीज समझ आ चुकी है कि ये दो चीजें कुछ ऐड हो रहा है।
पॉजिटिव का मतलब कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाट हैपेंस इन पॉजिटिव सिम्टम्स, एडिशन ऑफ समथिंग वियर्ड एंड अनयूजुअल इन द बिहेवियर। बंदे के नॉर्मल बिहेवियर के अंदर कुछ वियर्ड एंड अनयूजुअल सा ऐड हो चुका है, दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या होती है वियर्ड एंड अनयूजुअल के साथ? नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ऑपोजिट है, रिमूवल ऑफ समथिंग नॉर्मल फ्रॉम बिहेवियर। इंसान जैसे नॉर्मल एक्ट करता है वो नॉर्मल भी एक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक चीज आती है फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट का मतलब है हम नॉर्मली हम इमोशंस दिखाते हैं, राइट? हम गुस्से वाले इमोशंस दिखाते हैं, हम एंग्री होते हैं, हम सैड होते हैं, वी शो सो मैनी इमोशंस, राइट? तो ऑल दिस इमोशंस आर एबल टू, वी आर एबल टू शो देम। बट सपोज आप इमोशन दिखाने ही बंद कर दो, दैट इज व्हाट हैपेंस इन फ्लैट अफेक्ट। तो फ्लैट अफेक्ट क्या है? एक पॉजिटिव सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम है? एक नेगेटिव सिम्टम है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो चीज़ थी वो जा रही है। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है? जो वियर्ड चीज़ है वो आ रही है नॉर्मल बिहेवियर के अंदर, समझे? फॉर एग्जाम्पल हलूसिनेशन, आम आदमी सब ठीक है लेकिन उसे कुछ नई नई चीज़ें दिख रही हैं। और आखिर में बचते हैं साइकोमोटर, जो कि होते हैं बॉडी मूवमेंट रिलेटेड, आपकी मूवमेंट ठीक नहीं है, ये सब समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स पे आता है। यहाँ तक की बात समझ आई सबको? यहाँ तक की बात समझ आई क्या? चलो तो अब समझते हैं व्हाट आर पॉजिटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स बिजार एडिशन टू अ पर्सन्स बिहेवियर 4 होते हैं: hallucination, delusion, disorganized speech and thinking and heightened perceptions। एक एक करके पढ़ते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास? delusion, hallucination, disorganized speech and thinking and heightened perception। delusion क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी बूढ़े लोग देखे? ठीक है जी, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने कभी बूढ़े लोग देखे हों तो इन बूढ़े लोगों की एक बड़ी खासियत बात होती है, ये हमेशा सोच रहे होते हैं कि कोई ना कोई हमारे घर वाले ना हमारे को लाइक अपने निकालना चाहते हैं, ये मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, है ना, ये मेरे को मारना चाहते हैं, ये मेरी सारी प्रॉपर्टी लेके ले लेंगे। ठीक है जी, स्किज़ोफ्रेनिया बेटा, स्किज़ोफ्रेनिया, स्पेलिंग सही लिखो, ठीक है? आपने देखा कभी दीज गाइज टॉक लाइक दिस कि मेरे बच्चे ना मेरे को मेरे घर से निकालना चाहते हैं, मैं जानता हूँ इनकी नज़र है मेरे सारे की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर। कभी ना कभी किसी ना किसी के दादा दादी ज़रूर ऐसे करते ही करते हैं, है ना? दिस यूजुअली हैपन्स। ये वाई डज इट यूजुअली हैपन? बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ डिल्यूजन। व्हाट इज इट? इट्स अ टाइप ऑफ डिल्यूजन। आओ भाई दिखाते हैं आपको क्या है भैया। ये डिल्यूजन है। डिल्यूजन क्या होता है? एक बिलीफ होता है, मैं कोई चीज़ मानता हूँ, मैं मानता हूँ, आई बिलीव इन गॉड इज माई बिलीफ, है ना? और यही बिलीफ अगर गलत हो, इफ इट इज अ फॉल्स बिलीफ विच इज हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स, एक तो पहली बात जो आप बिलीव कर रहे हो वही गलत है, और दूसरी बात जिस बेसिस पे आप उसे कर रहे हो ना कि हाँ मैं इस चीज़ को इस वजह से मानता हूँ, वो वजह भी एकदम गलत है। अगर वो दोनों चीज़ें ही गलत है, आप किसी चीज़ को बहुत दिल से ही मानते हो और वो चीज़ कंप्लीटली ही फॉल्स है, उसको तब हम क्या कहते हैं कि डिल्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल आपको फील हो रहा है कि कोई मेरे को मारना चाहता है, मुझे लग रहा है कोई मेरे को चेज कर रहा है पीछे से और वो मेरे अंदर चक्कू लगा देगा और मेरे को मार देगा, है ना? और आपको ये बिलीफ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या है? ये देयर इज अ फॉल्स बिलीफ दैट यू हैव एंड इट इज हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स। मतलब आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा है, उस दिन मैं सड़क से जा रहा था, मेरे पीछे कोई चल रहा था। अबे सड़क पर तो सबके पीछे कोई ना कोई चलता है। सो यू हैव टेकन इट इन अ वेरी रॉन्ग सेंस, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। सो डिल्यूजन्स आर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद करनी। फॉल्स बिलीफ, झूठा बिलीफ जिसको हेल्ड फर्मली, अच्छे से पकड़ा हुआ हमने, ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स, ऐसे ऐसे हमारे रीजंस पे जो फेक है, जो गलत रीजंस है। समझे ये बात? So that is what we call about delusions. अब there are 4 types of delusion. होते तो वैसे और भी हैं, बट आपके लेवल पे 4 टाइप्स ही पढ़ने जरूरी है। पहला है delusion of persecution। क्या है भैया? पहला delusion of persecution। Delusion of persecution कहता है कि the person believes that he or she is being plotted against and spied upon। इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ, मेरे को लोग मारना चाहते हैं, है ना? और लोग मेरे को जान के विक्टिमाइज, यानी मेरे को जान के लोग वो कहते हैं बलि का बकरा बना रहे हैं।
लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई मेरे पे स्पाई कर रहा है, मैं जानता हूँ कोई मेरे पीछे चल रहा है। दिस इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, लोग मेरे को परसिक्यूट करना चाहते हैं। मोस्टली ये ओल्ड पीपल के साथ आप नॉर्मली देखते हो ज़रूर होता है कि मेरे बच्चे तो मेरी सारी प्रॉपर्टी लेके जाना चाहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे को मार देंगे, मैं जानता हूँ मेरे को ये अकेले छोड़ देंगे, ठीक है। सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अगली चीज़ पे चलते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इस बंदे को लगता है कि द पर्सन अटैचेस पर्सनल मीनिंग टू एक्शंस ऑफ अदर्स, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। वाह वाह, दूसरों के एक्शंस को पर्सनल मीनिंग दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे तुमने देखा वो सिद्धू मूसेवाला को जो गोली मारी है ना, भाई भाई मैंने ना परसों ही ये बोला था कि भाई मेरे को लग रहा है कि कोई बड़ा सिंगर मर जाएगा, और ये देखो हो गया। सो ये क्या हुआ? इज इट अ राइट बिलीफ? इट इज अ गुड बिलीफ? नॉट एट ऑल, इट्स अ फेक बिलीफ विच इज हेल्ड एकदम अच्छे से ऑन इनएडिकेट ग्राउंड्स, राइट। इसको रखा जाता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन इट। बंदा अपना पर्सनल मीनिंग अटैच कर रहा है दूसरों की बातों को। अबे तेरे को पता है 9/11 का बॉम्ब ब्लास्ट पता है क्यों हुआ था? अबे भाई मेरे सपने में आया था, ऐसा कुछ इसलिए हुआ था। अबे तेरे को पता है वो मोमोज वाले ने मोमोज क्यों महंगे कर दिए? अबे भाई मैंने अपने सपने में उससे बात करी थी। अबे तेरे को पता है मैंने एक बार सोच लिया था। क्या है ये? पता है उसने महंगे क्यों कर दिया? क्योंकि उसे पता चल रहा कि मेरे पास पैसा ज़्यादा आ गया, इसलिए उसने महंगे कर दिए मोमोज। समझ रहे हो? व्हाट डज इट मीन? कि बंदा पर्सनल मीनिंग लगा रहा है दूसरों के एक्शन को, जो कि एक्चुअल में है भी नहीं ऐसे। और उस बंदे ने मोमोज के रेट इसलिए बढ़ाया क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन तुमने क्या बना लिया? हाँ उसको पता चल रहा है मेरे को आज मम्मी ने पॉकेट मनी दी है, इसलिए उसने रेट बढ़ा लिए। समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाट डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इज। समझ आई बात? आगे चलते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर में ग्रैंड आता है। ग्रैंड का मतलब द पर्सन बिलीव्स दे हैव स्पेशल, दे आर स्पेशली एम्पावर्ड। भाई उनको ऐसा लगता है कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं बैटमैन का भतीजा हूँ, मैं कोई भी हूँ, मेरे पास बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं, मैं इस पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग आई वांट। ये होता है इनका बिलीफ मेरे अंदर। और लिटरली केस स्टडी ऐसी आती भी हैं। एक बार आई गेस CBSE सैम्पल पेपर में भी थी कि रोहित थिंक्स दैट ही इज अ सुपरमैन, सो ही टेक्स अ क्या कहते हैं उसे, एरोप्लेन टू न्यूयॉर्क एंड गोज देयर, गेट्स अ ड्रेस एंड सेज कि आई विल सेव न्यूयॉर्क फ्रॉम द एलियंस। ये क्या है भैया? ये डिल्यूजन है। कैसा डिल्यूजन है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। कोई बंदा सोचता है कि मैं तो इस देश का प्रधानमंत्री बन चुका हूँ। क्या है ये? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर है। क्या है भैया ये? डिल्यूजन ऑफ आई होप आई एम बैक अगेन। सो यहाँ पे शुभांशु जी कह रहे, पहली बात तो लाइट चली गई थी यार हमारी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पॉइंट इज भैया आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए जैसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एमनीजिया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बेटा हम NCERT के थ्रू नहीं चल रहे, ठीक है। हम अपनी बुक को हमने इस तरीके से बनाया है ताकि बच्चे के लिए ईजियर हो जाए। पहले वो उन टॉपिक को पढ़ ले जिनमें मज़ा भी आता है, और दूसरी बात वो टॉपिक जो थोड़े बड़े हैं। मैं छोटे छोटे करा दूँ, एक से बड़ा करा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वी हैव मेड आवर बुक लाइक दिस सो दैट हमारी बुक इस तरीके से बनी है बच्चे को ईजी टू अंडरस्टैंड हो, समझे। तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई थी। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। कभी कभी ग्रहण लग जाता है, कभी कभी नसीब खराब होता है, तो ऊँट चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो खैर कोई गल नहीं, कोई लोड नहीं। किड्स आर बैक अगेन, दैट इज़ व्हाट वी वांट भाई। जोश होना चाहिए, पढ़ने की चाहत तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलो, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। बंदे ने क्या सोचा था? द बंदा हैज बिलीव इन देमसेल्फ टू बी स्पेशली एम्पावर्ड। बंदा अपने आप को सोचता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशली एम्पावर्ड है भाई, उसमें शक्तिशाली ताकतें हैं, वो दुनिया को बदल सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। ये सारे उसके बिलीव्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक फाइनल चीज़। फाइनल चीज़ क्या आ जाती है? डिल्यूजन ऑफ, आप लोग बताओ, एक सेकेंड थोड़ा सा ब्राइटनेस ले आते हैं। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है? बिलीव दैट देयर पर्सन बिलीव्स दैट देयर एक्शंस, फीलिंग्स एंड इवन थॉट्स, ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स। अरे बाप रे, बाकी लोग उनके मेरे थॉट्स, मेरे को लग रहा है कोई और मेरे दिमाग में थॉट्स डाल रहा है, मैं ये थॉट्स नहीं रखता है, ये किसी और ने डाले हैं, ऐसा पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं है मेरे को ऐसे क्यों करा जा रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे को कोई और ताकतें कंट्रोल कर रही है, समथिंग इज हैपनिंग विद मी। समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें अगर कोई बंदा बोलने लग जाए, दैट इज व्हाट वी से कि उस बंदे को डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कोई और मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, मैं ये जो चीज़ सोच रहा हूँ मैं खुद नहीं सोच रहा, किसी और ने मेरे दिमाग में डाली है। बताओ, ऐसी ऐसी चीजें इज व्हाट वी कॉल एज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो 4 प्रकार के डिल्यूजन पढ़े हमने। कौन से पढ़े जी?
डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन क्या इसके अंदर क्या है, बंदा सोच रहा है कि कोई मेरे को लोग मारना चाहते हैं, मेरे को परसिक्यूट करना चाहते हैं, प्लॉट अगेंस्ट कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं मेरे ऊपर। फिर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कि लोगों का जो भी लोगों के एक्शन है उसके पीछे कोई ना कोई मेरा पर्सनल मीनिंग है, चाहे उसमें हो ना। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, पर्सन बिलीव्स देमसेल्फ टू बी स्पेशली एम्पावर्ड, मेरे पास शक्तियां हैं, मैं रावण का भाई हूँ। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल कि मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं ये सब कोई और डाल रहा है मेरे दिमाग में। समझे? यहाँ तक की बात समझ में आई? नो नीड टू से सॉरी। हाय सर, हाय टॉम एंड जेरी जी, जो भी है ये टॉम एंड जेरी, क्योंकि नाम समझ नहीं आते। एंड हाँ, तुम्हारा देखा था मैंने, कांट वेट येट यू डिड नॉट कम इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ चलो लेट्स टॉक अगेन, आगे चलते हैं सेकंड पॉजिटिव सिम्टम पे। पॉजिटिव सिम्टम कुछ अजीबो गरीब ऐड हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। क्या कहते हैं इसे हम? इसको कहते हैं हम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर क्या कहता है हमें? फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर हमें कहता है कि इस बंदे के थॉट्स के और स्पीच के अंदर बहुत दिक्कत आ जाती है। थॉट्स एंड स्पीच के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इट मेक्स द कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग एसोसिएशन, ऑल्सो नोन एज डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का मतलब है गोइंग ऑफ ट्रैक फ्रॉम द टॉपिक। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अच्छा और बताओ करिश्मा आप सही हो, वो आप कहोगे हाँ, मैं कहा हाँ ठीक है। अच्छा आपने देखा वो गुजरात टाइटंस जीत गए? अच्छा जी। फिर उसके बाद आपने देखा वो हाँ आजकल फुटबॉल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ मैंने देखा था अभी योगी जी ने वो शिलान्यास किया है, बहुत सही, मतलब बहुत सही। अच्छा मेरे घर के पास इतने बढ़िया तंदूरी मोमोज मिलते हैं ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ओए होए तुमने देखा बिग बॉस का नया सीजन आने वाला है? अरे यार सिद्धू मूसेवाला मर गया, बहुत बुरा हुआ। क्या हो रहा है ये? मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, है कि नहीं? एम आई स्टिकिंग ऑन वन टॉपिक? नॉट एट ऑल। आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, नई नई चीज़ों पे जाए जा रहा हूँ। दैट इज आई एम कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग माई टॉपिक। क्या कर रहा हूँ मैं? कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। इसको क्या कहते हैं? डीरेलमेंट। ट्रेन है, ट्रेन पटरी पे होती है भैया, पटरी से अलग हो गई, एक मोड़ आया, मैं उत्थे गड्डी छोड़ आया, तो भैया ट्रेन पटरी से अलग हो गई, छू छू ट्रेन, एंड इस वजह से डी रेल हो गई। तो हमारी थॉट्स की जो ट्रेन है अगर वो पटरी से उतर गई तो कहीं पे भी पहुंच जाएगी, किसी के खेतों में पहुंच जाएगी, किसी के शहर पे पहुंच जाएगी। दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। सो मच ये भैया इतनी ज़्यादा ऑफ टॉपिक चले जाता है बंदा that the normal structure of thinking is muddled and becomes illogical। भैया नॉर्मली बंदा सोच ही नहीं पाता और उसकी बातें इतनी इलॉजिकल हो जाती है कि क्या ही बात करे। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया? ये होता है हमारा नियोलॉजिज्म। उसके बाद इन्वेंटिंग न्यू वर्ड, अच्छा सॉरी, ये होता है हमारा डीरेलमेंट। नियोलॉजिज्म पे आते हैं, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस। जैसे उसने कहा अरे तुम्हें पता है कि उड़ते हुए कौए को तो पंछी भी पर नहीं मार पाते। ठीक है जी, तो ये बहुत बढ़िया, थैंक यू कशिश जी। तो उड़ते हुए पंछी को तो कौए भी पर नहीं मार पाते, ये है, ये क्या है? ये तो मैंने कभी सुना नहीं। कहता है मैंने बनाया, तुमने नहीं सुना? अच्छा तो जी, तो पता है वो खाओ मल्ली खन पड़ो चलते कहाँ चलते हैं? खाओ पल्ली कली पड़ो है। अरे वही वो खाओ पल्ली मड़ी करो। अबे ये कौन सी जगह है? अबे तेरे को नहीं पता? आपने गूगल सर्च किया, ऐसी कोई जगह ही नहीं थी। उस बंदे ने बोला लेकिन है, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो नाम मैंने सुना है नाम, बट ऐसी कोई जगह नहीं है। बिकॉज द पर्सन इन्वेंटेड न्यू वर्ड्स, इन्वेंटेड न्यू फ्रेजेस। ठीक है जी। टॉम एंड जेरी जी, अपना सही नाम बताओ पहले तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बेटा इसका पीडीएफ तो नहीं मिल सकता, बिकॉज दिस इज आवर बुक। व्हाट यू कैन डू इज गो ऑन अमेजोन। एक्चुअली अमेजोन वाले ही बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। आप अमेजोन पे जाइएगा, यहाँ पे साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल साइकोप्रोडिजी की तरफ से मिल जाएगा। इस समय 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 550 की मिल रही है। psychoprodigy.in/store पे आपको 520 की मिल जाएगी। इस बुक के अंदर सारे हैं, और अभी जो लेटेस्ट एडिशन इसका आया है, जो लोग अभी खरीदेंगे उनको चैप्टर नंबर 8 और 9 के भी मिल जाएंगे नोट्स, जो कि हमने फ्रेश डाले हैं। ठीक है जी भैया, लाइक फेकू फ्रेंड नहीं, अरे फेंकने वाले फ्रेंड्स नहीं, फेंकने वाली बात नहीं है यार। ये बंदा कुछ भी नया बोल रहा है, ऐसे शब्द जो डिक्शनरी में ही नहीं है, समझ रहे हो? नियोलॉजिज्म, नियो मतलब न्यू, लॉजिज्म मतलब वर्ड्स मेकिंग। तो नए वर्ड्स बना रहा है वो अपने आप, जबकि ऐसा कोई वर्ड्स है ही नहीं। तो डीरेलमेंट, बार बार चले जाना एक ऑफ द टॉपिक। नियोलॉजिज्म, नए शब्द बनाना। परसेवरेशन,
परसेवरेशन का कंसिस्टेंट एंड इनअप्रोप्रिएट रिपीटिशन ऑफ द सेम थॉट। अच्छा सुधांशु जी, मैं आपसे हाँ, तो रोहित जी आप एक बार बताओ, जैसे तुम्हें तुम्हारे फेकू फ्रेंड्स है ना, तुम्हारे बहुत बढ़िया बढ़िया फेकू फ्रेंड्स है। अच्छा हाँ, तुम्हारे फेकू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास एक कोई फेकू फ्रेंड्स है, राइट। अच्छा, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारे पास फेकू फ्रेंड्स है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तो तुम्हारे भी फेकू फ्रेंड्स होंगे। अच्छा, तुम्हारे फेकू फ्रेंड्स नहीं है, अच्छा उसके भी फेकू फ्रेंड्स है। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, what I am doing is I am consistently repeating the same thought again and again and again so that ये भैया inappropriate हो चुका है, समझ रहे हो। मैं सेम चीज़ को बार बार बोले जा रहा हूँ, उस वजह से इतनी वो हो गई है, इनअप्रोप्रिएट बात हो गई है, मज़ा ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, कुछ हो ही नहीं रहा, कम्युनिकेशन की जय जय हो गई। तो कम्युनिकेशन की जय जय हो गई परसेवरेशन से भी। तीन चीज़ें हैं, क्या क्या है हमारा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर। सबसे पहले तो डीरेलमेंट, भैया ऑफ द टॉपिक कितना जा रहे हो कि कोई टॉपिक ही नहीं बच रहा। नियोलॉजिज्म, नए शब्दों का खोज कर रहे हो, ऐसे शब्द जो इस दुनिया में होते ही नहीं। परसेवरेशन, आप कंसिस्टेंटली एक ही थॉट को इतना रिपीट कर रहे हो कि वो अजीब हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो चलो भाई, ये बात हो गई आपकी सेकंड पॉजिटिव सिम्टम की। थर्ड पॉजिटिव सिम्टम पे आते हैं, दैट इज हलूसिनेशन। अब ये हलूसिनेशन सबसे क्रीपी एंड वियर्ड चीज होती है ना। नियरली हर हॉरर मूवी के अंदर आपको हलूसिनेशन के बारे में तो दिख ही जाता है। क्या दिखता है भैया, कि हलूसिनेशन इज द परसेप्शन दैट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अच्छा जी, ये देखो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझने वाली बात है। दिस इज द परसेप्शन विच ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। अच्छा जी, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ भाई, जैसे ये कार है। सो दिस इज BMW Z3 Roadster 1995 एडिशन, एकदम लेटेस्ट। आई मीन इट्स नॉट लेटेस्ट, इट्स एन एंटीक कार, और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। मतलब ये देखो, इसका हुड भी खुलता है। आई पर्टिकुलरली लाइक इट, है मेरा बचपन का टॉय है, मेरे को मिला था। सो ये देखो, सो यहाँ पे देख रहे हो, इसके डोर्स भी खुलते हैं दोनों। इसके ऊपर पहले ये कन्वर्टेबल कार है तो बहुत कुछ था। एनीवेज, एग्जॉस्ट है, नीचे पूरा पूरा डिज़ाइंड है, सो वेरी ग्रेट टॉय मॉडल। नाउ आपको ये कार दिख रही है, बताओ आपको ये कार दिख रही है क्या? मेरे ख्याल से आपको ये कार दिख रही है, और मेरे को भी ये कार दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये कार एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये कार एग्जिस्ट करती है। लेकिन सपोज एकदम से क्या हो जाए, आपको कार दिख रही है मेरे हाथ में, लेकिन मेरे हाथ में कार नहीं है। दिख रही है आपको ये कार? मैं आपको बोलूँ, देखो ये मेरी दूसरी कार है ब्लू कलर की, और इसके आप ये देख सकते हो, इसके पीछे देखो नीचे की साइड ये है, इसका मुंह ऐसा है, देखो इसके भी ये खुलता है, इसके भी ये खुलते हैं, देख रहे हो? तो ये सब हो रहा है। अब आप कहोगे सर आप पागल वागल हो गए हो क्या, क्या होगा आपको? दैट इज वॉट इज हेलुसिनेशन। मुझे कोई चीज़ दिख रही है, मुझे कोई चीज़ महसूस हो रही है अपने हाथ में, जो एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन, इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। वो था बिलीफ, मैं कोई चीज़ मानता हूँ। हलूसिनेशन होती है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, मेरे को स्टिल वो चीज़ दिख रही है, वो चीज़ सुनाई दे रही है, वो चीज़ सूंघने में आ रही है, वो चीज़ टच करने में आ रही है। समझ रहे हो? दैट इज द डिफरेंस। हलूसिनेशन इज अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स। मेरी आंखों को दिख रहा है कि मेरे सामने इंसान खड़ा है, लेकिन इंसान नहीं है। मेरे कानों को सुनाई दे रहे हैं दो बंदे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई दो बंदे ऐसे है ही नहीं जो बात कर रहे हो। मेरे को नाक से सूंघने आ रहा है कि वाह मम्मी ने शाही पनीर बनाया है, लेकिन शाही पनीर नहीं है। कौन सा बुलबुलैया वाला सीन? 2 नहीं देखी मैंने, 1 का बताओ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हलूसिनेशन एंड इट्स प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड, प्रीटी इजी टू डू। क्या क्या होता है हलूसिनेशन के अंदर, आओ देखते हैं। सबसे पहला नंबर 1, ऑडिटरी हलूसिनेशन। दो आवाज़ें सुनाई दे रही है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हलूसिनेशन, ऑडिटरी हलूसिनेशन। हियरिंग साउंड्स और वॉइसेस, आपको आवाज़ें आ रही हैं कोई अजीबोगरीब, या फिर साउंड्स आ रही हैं और वॉइसेस आ रही हैं। अब ये वॉइसेस दो प्रकार से हो सकती हैं। हो सकता है ये देखो, आपको सुनाई दे कि ये दो वॉइसेस एक दूसरे से बात कर रही हैं, दैट इज थर्ड पर्सन हलूसिनेशन। वॉइसेस टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट द पर्सन, ये बंदे हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे, दैट इज थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। वहीं सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या होती है? वॉइसेस टॉकिंग डायरेक्टली टू देम, भैया वो सीधा मुझसे ही बात कर रही हैं, एक काम कर, अपनी छत के ऊपर जा और खुद को मार ले, ऐसे ऐसे बात कर रही है ना। तो अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है, एकदम से आपके कानों में आ रही है, Ladies and gentlemen, the food is ready and served.
प्लीज प्रोसीड टू द डाइनिंग एरिया। आप कह रहे हो अरे मेरे घर में ये शादियों वाला कहाँ से चल गया, है ना। तो ऑल ऑफ दिस हैपन्स। ये क्या है, सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन। एक काम कर, अपने आप को ये चक्कू दिख रहा है, तेरे डोर पे कोई आ रहा है, उसको पकड़ के मार दे। अब आप सोचोगे सर आप कैसी गंदी बातें कर रहे हो, बट ये वॉइसेस ऐसी ही बातें करती हैं। डू यू नो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर देयर इज 50%, कैन यू इमेजिन, 50% सुसाइड रेट। 50% स्किज़ोफ्रेनिक लोग सुसाइड कर लेते हैं, आधे लोग तो खुद ही जान ले लेते हैं अपनी। समझ रहे हो। ऐसा एक सीआईडी के एपिसोड में था, मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, लेकिन अगर तुमने वो एपिसोड देखा है तो मुझे लिंक भेज देना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन इट। नाउ ये हो गई ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब बाकी सारी वेरी इजी है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन, कुछ टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन हो रही है। देखो ऐसे वाली नहीं होती कि मेरे हाथ में गाड़ी फील हो रही है, नहीं, आपको फील हो रहा है कि आपके कहीं से पेट में से बहुत सारा खून बाहर आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है एक्सट्रीम, आपको लग रहा है कि आग निकल रही है आपके अंदर से, आप पूरा शरीर जल रहा है आपका, दैट इज टैक्टाइल हेलुसिनेशन। दूसरी चीज सोमैटिक हेलुसिनेशन। भैया सोमैटिक हेलुसिनेशन क्या होती है, समथिंग हैपनिंग इनसाइड बॉडी। आपको लग रहा है मेरे पेट के अंदर एक एनाकोंडा चल रहा है, मेरे दिमाग के अंदर कीड़े चल रहे हैं, मेरी नाक के अंदर ऐसा खून बह रहा है, अजीबोगरीब चीजें फील होती हैं, कुछ भी नॉर्मल फील नहीं होता इसमें। ठीक है, या दैट इज टेरिबल एडिक्शन, है ना। सोमैटिक हेलुसिनेशन ये हो गई। विजुअल हेलुसिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस। क्या होता है विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर भैया, ये होता है कि यू सी समथिंग्स, दिस परसेप्शन ऑफ कलर्स, पीपल और इवन ऑब्जेक्ट्स। कलर, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इन सब का परसेप्शन होता है, एक्सेप्ट देम कि वो प्रेजेंट है नहीं, वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमें तब भी वो चीज़ दिख रही है, फील हो रही है, महसूस हो रही है, तो दिखने वाला विजुअल हेलुसिनेशन है। गस्टेटरी, क्या हो रहा है भैया, फूड और ड्रिंक टेस्टिंग स्ट्रेंज। सोचो एक दिन आप पी रहे हो सपोज मैंगो शेक, और आपको मैंगो शेक टेस्ट करने लग जाए जैसे आप पेट्रोल पी रहे हो, कितना वियर्ड हो जाएगा, आपका जीवन ही ऐसा हो जाएगा अजीब सा, ये क्या होगा मेरे साथ, राइट। दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, एंड दैट इज व्हाट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन, दैट इज व्हाट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन। अच्छा एक और प्रकार की होती है, कौन सी होती है पता है किसी को, तो ये होती है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या है भैया, स्मेल वाली, आपको स्मेल ऑफ गैस आ रही है, स्मेल ऑफ पेट्रोल आ रही है ना, वो की तब जब ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। समझ रहे हो, तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन इसे कहते हैं। तो दीज आर 6 टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, एवरीवन ऑफ यू शुड नो देम, शुड लर्न देम, इट इज सुपर डैम इंपॉर्टेंट। बात समझ आई यहाँ तक। एक घंटे बाद एक ब्रेक लेंगे, ठीक है। चलो एक आ गया हमारा फोर्थ पॉजिटिव सिम्टम, दैट इज, अब हम कहते हैं ना हाइटेंड परसेप्शन। तो ये हाइटेंड परसेप्शन का मतलब एक और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेगेटिव सिम्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव सिम्टम, पता होना चाहिए। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, क्या भैया, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, इसका मतलब क्या, इमोशंस आर अनसुटेड टू द सिचुएशन। भैया किसी के फ्यूनरल पे गया, वहां पे जोर जोर से हंसने लग गया, एकदम ऐसे, एकदम अच्छे से हंसने लग गया, ठीक है। वहीं एक कॉमेडी शो देखने गया, तो वहां पे क्या करने लग गया, बहुत जोर जोर से रोने लग गया, एकदम जोर जोर से ऐसे ऐसे रोने लग गया, ठीक है। क्या ये इसके जो इमोशंस हैं, क्या ये उस जगह के साथ इंक्लूडेड वो हैं, सिंक में है? जी बिल्कुल भी नहीं है। जगह कैसी है, बंदा कैसे एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, राइट। तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट का मतलब है गलत जगह पे गलत इमोशन दिखा रहा है, जहां हंसना चाहिए वहां रो रहा है, जहां रोना चाहिए वहां पे हंस रहा है। चलो भाई, सारे पॉजिटिव सिम्टम सबको समझ आए। क्या क्या थे भैया, सबसे पहले हेलुसिनेशन था, क्लीन अप करते थोड़ा सा। क्या क्या है भैया, सबसे पहले आपके पास हेलुसिनेशन था, उसके बाद डिल्यूजन था, उसके बाद डीरेलमेंट, परसेवरेशन, नियोलॉजिज्म, और उसके पास यही सब है। और उसके बाद इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, ये होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। हम इतना ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया पे जोर क्यों देते हैं, क्योंकि भैया स्किज़ोफ्रेनिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस होल चैप्टर। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके ऊपर नियरली 90% ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा
इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया है ही इतना वियर्ड। हम इसको सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, राइट। देयरफॉर काफ़ी लोग स्किज़ोफ्रेनिया पे काम करते हैं, यस, जोकर मूवी की तरह, एग्जैक्टली रोहित। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सिम्टम्स की। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब क्या होता है ये बताओ। अभी बताया था मैंने आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। जिसने ये बता दिया उसको मेरी तरफ से तालियां। बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। भैया वाटर ब्रेक प्लीज। हाँ तो मैंने पी लिया भाई पानी, थैंक यू सो मच। डेफिशिएट्स इन बिहेवियर, नॉट जस्ट डेफिशिएट, इसको आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ समथिंग नॉर्मल फ्रॉम द बिहेवियर। जिस तरीके से बोला उस तरीके से याद करोगे तो इजीली याद होगा, है कि नहीं। तो रिमूवल ऑफ समथिंग नॉर्मल फ्रॉम द बिहेवियर इज व्हाट वी कॉल एज नेगेटिव सिम्टम। क्या क्या आते हैं भैया, माइनस बिहेवियर। अरे भाई क्या बेहतरीन बातें बोल रहे सब। माइनस क्या, माइनस ऑफ क्या, माइनस क्या भाई, माइनस क्या, माइनस क्या। नहीं तो अब देखो ये मैंने बार बार बोला है। सोशल विड्रॉल, देखो ये सब तो होते हैं, मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो। आप मुझे बता रहे हैं बीमारी क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स में शुरू करते हैं। रिमूवल ऑफ समथिंग नॉर्मल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा ही है, इसके बाद एक हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। चलो, एलोजिया। एलोजिया क्या होता है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। एलोजिया, लॉजी याद है, लॉजी, लॉजिया हमेशा स्पीच में आता है, वर्ड्स में आता है। एलोजिया, बंदे ने बोलना ही बंद कर दिया। रिडक्शन इन स्पीच एंड स्पीच कंटेंट। पहली बात तो बोल कम रहा है, दूसरी बात जो बोल रहा है वो भी छोटा सा है। तो पहली बात तो पूरे दिन ऐसे बैठा हुआ है। मम्मी ने पूछा बेटा बाहर जाएगा, हाँ अच्छा एक काम कर तू बाहर से दूध ले आ, हाँ बस। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पीच दे आर गिविंग। सो एलोजिया का मतलब है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, गरीबी आ गई है भैया स्पीच में, स्पीच ही नहीं है उस बंदे के पास, समझ रहे हो। यानी वो बोल बहुत कम रहा है और जितना वो बोल रहा है वो कंटेंट बहुत कम है। अब आ जाते हैं एफेक्ट, ब्लंट शार्प, इसकी बात करते हैं। व्हाट इज अ ब्लंट पेंसिल, डज एनीवन नो व्हाट इज अ ब्लंट पेंसिल। बताओ, व्हाट इज अ ब्लंट पेंसिल। बताओ, पता है किसी को। ऐसी हमारी पेंसिल जिसकी नोक शार्प होती है या बड़ी गोल मटोल से हो जाती है जिसमें लिखने में मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये पेन देखो जो शार्प नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। ये जो पेन है हमारे पास, ये पेन इस वक्त ब्लंट है या शार्प है, बताओ। ये पेन ब्लंट है या शार्प है इस समय। इस समय ये ब्लंट है। शार्प कब हो जाता है ये देखो, ये शार्प होगा अब, बूम। अब इसके ऊपर एक पॉइंटी सी निब आ चुकी है, देख रहे हो। दिस पॉइंटी सी निब मेक्स इट शार्प। नाउ दिस शार्प थिंग कैन एक्चुअली राइट गुड, समझ रहे हो। देखो पेन मेरा कितना शार्प हो चुका है। सो दिस शार्प पेन कैन राइट गुड। अब ये ब्लंट है, तो सिमिलर चीज़ है भाई। जो ब्लंट चीज़ है, जो ब्लंट पेंसिल होती है उससे लिखा कम जाता है, शार्प पेंसिल से ज़्यादा तेज़ लिखा जाता है, बस यही बात है। अगर ब्लंट, अगर मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी के जो अफेक्ट है दैट इज़ अ शार्प पेंसिल की तरह। यानी हम जब नॉर्मली इमोशन दिखा रहे हैं तो हम एकदम, हमारी इमोशंस की पेंसिल शार्प है। तो ब्लंट पेंसिल का मतलब क्या होगा, यानी ब्लंट अफेक्ट का मतलब क्या होगा, बताओ। ब्लंट अफेक्ट का मतलब क्या होगा कि भैया जितना वो पेंसिल लिखती थी उससे कम लिख रही है, यानी लेस दैन नॉर्मल इमोशंस होंगे। लेस दैन इमोशनल, लेस दैन नॉर्मल इमोशंस होंगे, नॉट नो इमोशंस। नो इमोशन पता है कब होती है, जब आपकी पेंसिल की नोक टूट जाती है। लो जी, कभी ऐसा हुआ पेंसिल की नोक टूट गई, अब पेंसिल लिख ही नहीं सकती। अगर आपके ब्लंट अफेक्ट है वो कम है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए हैं। वहीं आपकी जब पेंसिल की नोक टूट जाती है तो क्या होता है भाई, आप लिख ही नहीं सकते, दैट देयर इज़ नो इमोशन एट ऑल। बस यही चीज़ है यहाँ पे जो होनी है। ये देखो यही चीज़ यहाँ पे होगी, क्या होगी आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ब्लंटेड अफेक्ट यानी
शो एंगर, सैडनेस एंड अदर फीलिंग्स लेस दैन द मोस्ट पीपल डू। ठीक है जी, लेस दैन मोस्ट पीपल डू। लोग अगर हा 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 क्या करते तो होते हैं, हाँ। अगर लोग ऐसे कर होते हैं तो ऐसे होते हैं, बस इतना सा। वहीं अगर कोई पूरी तरीके से इमोशन दिखाना ही बंद कर दे तो वो बहुत ही वियर्ड सिनेरियो हो जाएगा और इंसान रोबो बन जाएगा, इंसान ऐसे एक्ट करेगा। बच्चा पैदा हो गया तब भी, बच्चा मर गया तब भी, पत्नी मर गई तब भी, कोई इमोशन नहीं दिखा रहा वो बंदा। दैट इज व्हाट इज फ्लैट अफेक्ट। व्हाट इज इट? दैट इज फ्लैट अफेक्ट। भैया आपकी पेंसिल की नोक कंप्लीटली टूट गई, कंप्लीटली टूट गई तो फ्लैट हो चुकी है आपकी पेंसिल। ये देखो, ये आपकी पेंसिल फ्लैट हो चुकी है जी। दैट इज योर फ्लैट अफेक्ट। समझ आई मेरी बात? यहाँ तक की नेगेटिव सिम्टम समझ आए। और आखिरी एक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनएबिलिटी टू स्टार्ट एंड कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन। भैया ये कोई भी काम जीवन में पूरा कर ही नहीं पाते, इनसे होता ही नहीं। इनसे कहोगे ब्रश कर ले, ये टूथपेस्ट तो ब्रश पे लगाएंगे लेकिन उसे अपने मुंह तक नहीं लेके आ पाएंगे। इतनी ज़्यादा दिमाग जिंदगी में कंडीशन खराब हो चुकी है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हम इसे डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। आप इनसे कहोगे जूते पहन लो तो इनसे लेसेस टाई नहीं होंगे, आप इनसे कहोगे शर्ट पहन लो तो इनसे बटन बंद नहीं होंगे। इनसे कोई भी एक काम पूरा होता ही नहीं खुद से। एवोल्यूशन बहुत कम केसेस में आता है, बट डैम व्हेन इट कम्स ये काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब सिम्टम होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स पे। ये आ जाते हैं हमारे नेगेटिव के बाद साइकोमोटर। ये 3 प्रकार के, मेकिंग वियर्ड बॉडी पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। सिंपल सी बात है, साइकोमोटर है तो ये लोग अजीबोगरीब तरीके से चलते फिरते हैं, इधर उधर हिलते डुलते हैं। ये सब काम स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है, विच इज़ साइकोमोटर सिम्टम। अब क्या सिम्टम्स होते हैं भैया ये, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो कैटाटोनिक स्टूपर, दूसरा कैटाटोनिक रिजिडिटी, और तीसरी है कैटाटोनिक पोस्चरिंग। ये जो कैटाटोनिया होता है, कैटाटोनिया एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ साइकोमोटर सिम्टम है जो होती है 3 प्रकार की है। पहली चीज कैटाटोनिक स्टूपर, रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। मोशनलेस है, आपको लगेगा कि मेरी स्ट्रीम अटक गई, बट स्ट्रीम नहीं अटकी, मैं मोशनलेस एंड साइलेंट था। इस चीज़ को आप 4-5 घंटे तक कर दो तो सोचो कितना अजीब हो जाएगा, है ना। तो दैट इज, ये क्या होता है, कैटाटोनिक स्टूपर, रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर आवर्स। ठीक है, फॉर आवर्स। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, कैटाटोनिक रिजिडिटी, मेंटेन रिजिड अपराइट पोस्चर फॉर आवर्स। अपने हाथ पैर पूरे पूरे स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे आसमान में हाथ है, पैर एकदम जमीन से ऊपर उठ चुके हैं, एकदम मसल सारी टाइट हो चुकी हैं और ऐसे घंटों तक खड़े हैं, एकदम ज्यादा घंटों तक खड़े हैं ऐसे। सोचो कितना अजीब है ना। देख के क्या लगेगा, बोट है भैया ये, ऐसा लगेगा कि इस बंदे की पूरी बॉडी अकड़ चुकी है, बट ऐसा हुआ नहीं है, खुद करके रखते हैं। और आखिरी चीज क्या है भैया, कैटाटोनिक पोस्चरिंग। कैटाटोनिक पोस्चरिंग क्या है भैया, मेंटेन वियर्ड ऑकवर्ड बिजार पोस्चर्स फॉर आवर्स। ऑकवर्ड और बिजार पोस्चर है जो उन्हें घंटों तक अपना रहे हैं। कैसे भैया, कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, ऐसे वैसे कुछ भी कर लेंगे, उसको रखेंगे अपने पैरों को सर के ऊपर, हाथों को जमीन पे रख के चलेंगे, कुछ भी अजीबोगरीब कर सकते हैं भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। दैट इज कैटाटोनिक पोस्चरिंग। तो कैटाटोनिक स्टूपर, रिमेन रहते हैं मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर आवर्स। कैटाटोनिक रिजिडिटी, एक अपराइट पोजीशन लॉन्ग समय तक बना लेते हैं। और कैटाटोनिक पोस्चरिंग, दैट इज बंदा ऑकवर्ड और वियर्ड पोजीशन को बनाए रख रहा है घंटों तक के लिए। ठीक है जी, क्या कर रहा है वो, घंटों तक अपना रहा है। अच्छा जी, देखते हैं जी क्या हो रहा है इसमें। तो यहां तक हमारा स्किज़ोफ्रेनिया के सारे सिम्टम्स खत्म होते हैं। क्या होते हैं भाई, हमारे सारे सिम्टम्स खत्म होते हैं जी। और इसी के साथ मेरा कैमरा भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो देखते हैं कैमरा ठीक कैसे होगा। चलो, यहां तक की बात आप लोग को समझ आई है जी? यहां तक की बात आप लोगों को समझ आई क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? चलो जी, आ गया हमारा कैमरा दोबारा। कैमरा अच्छा है भाई, चल जाता है बार बार। चलो, समझ आया? यस भैया, गुड। अब हम लेंगे एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक,
और अब आप इसके बीच में कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस, फन क्वेश्चंस, बातें कुछ भी कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, मेरे बारे में भी पूछ सकते हो, कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। और इस बीच में थोड़ा सा समय लूँगा आप लोगों को बताने के लिए कि हमारी आप टेस्ट सीरीज़ यहाँ से ज़रूर ले लो। psychoprodigy.in/store यहाँ पे हमारी अवेलेबल है। सही व्हाट्सएप नंबर से लोगे, परचेज़ करोगे तो आप टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन हो जाओगे। कल से टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है, तो कृपया करके टाइम वेस्ट मत करो। एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ पे एटलीस्ट वो तो सही से करो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली वांट कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। अरे 500 रुपये कुछ भी नहीं होते। एक जोक प्लीज, मैं तुम्हें यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन दिख रहा हूँ हैं, ऐसी ऐसी जोकर है, केड़ी बात कर रहे हो तुझे। तो इस समय ब्रेक चल रहा है, बेचारे 9 लोग आ गए, सारे के सारे सोच रहे होंगे ये बंदा तो पढ़ा नहीं रहा, बट जी पढ़ा रहे थे अभी। अब हम थोड़े से ब्रेक पे हैं, अब थोड़ा चिल मारेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एवरीवन नीड्स अ ब्रेक इन लाइफ एंड दिस इज़ अ गुड लेसन। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करता था, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा पुश करता था, एंड अभी भी करता हूँ, बट मेरे को अब थोड़ी सी पता चल गई है कि वाई ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। कभी कभी यू शुड सिंपली सिट बैक एंड रिलैक्स। दैट इज़ वाई यू शुड गो ऑन ट्रिप्स। लाइफ इज़ वेरी छोटी भाई। कॉलेज में आओगे ना, सारा टाइम पढ़ाई मत करते रहना। आई नो मोस्ट ऑफ दी तो पढ़ाई करेंगे भी नहीं, बट पढ़ाई भी करो। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लाइफ ऐसी होती है मज़े मारने वाली। दिस इज़ द टाइम जिसमें तुम एक्सपोजर लेते हो, अपने जीवन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपोजर। यूज इट टू गेट द एक्सपोजर। अच्छे काम करो भैया, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लो, बड़ा मज़ा आता है इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। मैं तो खुद 2-3 और इवेंट ऑर्गेनाइज करवा चुका हूँ कॉलेज के, ठीक है। डू दी स्टफ, ठीक है जी। जोक ना सुनाने में भी आपने साथ दिया, यही तो मेरा जोक था, राइट। सो डू दैट। और इस समय 12 लोग हैं, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ psychoprodigy.in/store के ऊपर टेस्ट सीरीज आ चुकी है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी टैब के अंदर, वहाँ पे पोस्ट डली हुई है, वहाँ पोस्ट में है। बाकी आप हमारी ये बुक्स ले सकते हैं, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन बुक्स लिखी हैं, आप लोगों के लिए लिखी हैं, और किसके लिए लिखी हैं। तो एक इस बारी में आप बुक्स भी ले लो भाई। देखो मैं इतना सारा प्रमोशन क्यों करता हूँ, बिकॉज देखो हाँ, ये मैं चीज़ ना थोड़ी सी इस जनरेशन के बच्चों को समझाना चाहता हूँ। मैं खुद ऑनलाइन पढ़ता था, तो हमारे दिमाग में ना एक आइडिया बन जाता है व्हेन वी स्टडी ऑनलाइन, स्पेशली ऑन यूट्यूब, कि एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री, एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री, बट एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर फ्री। एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे कोई बंदा अगर आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, देयर आर मल्टीपल टीचर्स हु पुट एफर्ट्स फॉर यू गाइज, ठीक है। अगर कोई बंदा अपने यहाँ से एफर्ट्स लगा रहा है ना, तो वो एम ही नहीं लगा रहा, एट द एंड ऑफ द नंबर तुम्हारे आने हैं, ठीक है, खुश होकर तुम घर बैठ जाओगे। हमारा क्या प्रॉफिट होता है इसमें? समाज सेवा, समाज सेवा सब करते हैं, एवरीवन वांट्स टू डू समाज सेवा, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू शुड डू समाज सेवा विद द हेल्प ऑफ यू ऑल्सो भाई। आपको अपना घर भी देखना होता है, वरना आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे कर्ण बन जाओगे। कर्ण के साथ क्या हुआ? वो बेचारा इतना बड़ा दानी आदमी था, उसको हराने के लिए ही कृष्ण जी ने क्या किया, ले बेटा अपना मेरे को वो दे दे, कवच दे दे। वो बेचारा इतना बड़ा दानी था, उसने दे भी दिया, और वो बेचारा मर गया। ये दुनिया बेटा एट द एंड ऑफ द डे पैसे से चलती है, और ये चीज़ आप लोगों को समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप बड़े होने वाले हो, अगले साल का 3 महीने बाद आप लोग कॉलेज में आ जाओगे। कॉलेज लाइफ में भी माता पिता पैसे देते हैं मोस्ट ऑफ बच्चों को, तो पता नहीं चलती पैसे की कदर, लेकिन हमने तो थोड़ी जल्दी उस उम्र से कमाना शुरू कर दिया था, तो हमें तो समझ है भाई ये दुनिया पैसे के अलावा नहीं चलती मेरे भाई। पैसा बहुत बड़ी पावर है। तो अगर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे मैं आपके लिए फ्री में कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूँ ना, बदले में मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हमारे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक थोड़ी सी प्रमोशन मिल जाए, उन्हें एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट वी वांट। वरना हमारी क्लासेस चलती हैं, समझ रहे हो। स्टिल मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई मजबूरी नहीं है कि मैं रोज़ 12 बजे 2 अपने एफर्ट्स डालूँ। नोबडी हैज़ दिस मजबूरी, नोबडी इज़ लायबल फॉर यू, अंडरस्टैंड दैट। नोबडी ऑन यूट्यूब इज़ लायबल फॉर यू। तो अंडरस्टैंड कि आप कैसे अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हो। क्रिएटर क्या, हम तो टीचर है भैया आपके, क्रिएटर थोड़ी ना। ऐसे सपोर्ट कर सकते हो, तभी उन्होंने एक वो बनाया, क्या कहते हैं उसे, मेंबर्स वाला टैब, क्योंकि उन्हें समझ आया कि यूट्यूब पे पैसे नहीं मिलते। आपको मैं आज की डेट में बताता हूँ, करंट मेरे को जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, आप लोग सोचते हो कि एड्स के बहुत पैसे मिलते हैं। लेट मी टेल यू, जब लोगों को समझ आता है ना एड्स के कितने पैसे मिलते हैं, एक पूरा एड देखने पे 30 सेकेंड वाला विदाउट स्किप करे, एक वो 10 सेकंड वाला नॉन स्किपेबल ऐड देखने पे हमें 11.011 रुपये या फिर 11 पैसे मिलते हैं इंडिया के अंदर। वहीं मैं अमेरिका में पढ़ा रहा होता ना, मेरे को हर ऐड के कम से कम 50 सेंट मिल रहे होते हैं, यानी अराउंड 35 रुपये मिल रहे होते।
लेकिन हमें कितने मिलते हैं? 11 पैसे। और उसमें भी हम मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं जी, हम उसको स्किप मार देते हैं। एंड वो भी मारना भी ठीक है भाई, हम समझते हैं कि हमें बोरिंग होती है कई चीज़ें। तो आप समझो इन चीज़ों से ये इक्विपमेंट्स नहीं चलते, ये डिजिटल ड्राइंग पैड नहीं चलता, ये महंगा माइक नहीं चलता, ऑल ऑफ दिस वर्क्स, ये लाइटें नहीं चलती, ये सेटअप नहीं चलता। ये सब कैसे चलता है? जब यू सपोर्ट योर टीचर्स। आप स्कूल में भी पैसे देते हो, लेकिन मैं जानता हूँ यूट्यूब पे आके हमारी मेंटालिटी कतई ख़राब हो जाती है कि भैंस की हाँ, कब तो मेरा तो भाई फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ेंगे, ऐसे कैसे? मेरी भी हो गई थी, मैं भी खुद सोचता था। लेकिन जब मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया ना, तब मेरे को समझ में आया इस तरफ बैठे हुए क्रिएटर के लिए कितना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है अपनी चीज़ों को चलाए रखना। तभी हमारी बुक्स हैं, तभी हमारी टेस्ट सीरीज़ है, समझ रहे हो? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको समझनी। तो एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू इन दिस वर्ल्ड। और अगर कोई आपको कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे कारण होते हैं, वाई ही और शी इज़ डूइंग इट फॉर यू, ठीक है? और हाउ यू कैन सपोर्ट देम। बस इतनी सी बात है। ज्ञान देने का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, खाम खा मैं बुरा फील करूँगा बाद में कि अरे मैंने लोगों को ऐसे बोला है, बच्चों को ऐसे ऐसे बताया। बताना नहीं चाहिए, बट ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए यार। ये कुछ चीज़ें फैक्ट चेक होती है इस दुनिया का। जब बड़े हो जाओगे, हो ही गए हो बड़े, अब आपको दुनिया की सच्चाई पता चलेगी, जीवन की सच्चाई पता चलेगी। ये दुनिया पैसे के अलावा नहीं चलती। आपके दोस्त मिलेंगे आपको करोड़पति, आपके पास शायद इतना पैसा ना हो आपके मम्मी पापा पे, स्टिल यू हैव टू लिव विद देम। तो आप कैसे जियोगे, कैसे सर्वाइव करोगे? यू हैव टू मेक ऐसे दोस्त जो आपकी मदद करें, जो आपको समझें, आपकी मजबूरियों को समझें। समझ रहे बेटा? सो दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा हाँ, बाकी सिंपल सी बात है, आओ अपने पैसों को सेव करना सीखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे उड़ाने बहुत ईजी हैं, पैसे हाथ का मैल होते हैं। जेन्युइनली इट इज़ हाथ का मैल, क्योंकि वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। एक बारी साबुन लगाया सारा मैल उड़ जाता है, समझ रहे हो? और दिस इज व्हाट हैपेंस विद पैसे ऑल्सो। सो सेव योर मनी व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग। एंड आई वोंट से कि तुम जब वो करोगे क्या, जब आप जॉब करोगे तभी, नॉट एट ऑल। पैसा कमाने के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर कोई एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, आप थोड़ा वेंचर शुरू करना चाहते हो, आप अपनी पॉकेट मनी बनाना चाहते हो, आप कैसे भी पॉकेट मनी बना सकते हो। मैंने जीवन में 2 साल कितने नहीं, तीन साल के आसपास मैंने गिटार सिखाया है गर्मी की छुट्टियों में। और मेरे को 1200 रुपये फीस मिलती थी, आई रिमेंबर, पूरे एक गर्मी की छुट्टियाँ सिखाने की। और उस बार 2200 रुपये, 2200 रुपये का हमने फिर अपने पैसे लिए, सेव करे, अपने कमरे के लिए लाए, हमने धीरे धीरे इक्विपमेंट्स खरीदे। तो आप पैसे कैसे भी कमा सकते हो, और आपको समझना चाहिए कि पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा मुश्किल भी होता है, समझे? तो ये सब अभी से सीखोगे तो ही आगे जाके सक्सेसफुल होगे। इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग बहुत कम होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अपने काम से प्यार करो। काम से प्यार नहीं होगा ना तो यू विल डू इट खालीपन में। यू विल बी लाइक अरे ठीक है ना, ख़त्म हो, मैं 9 to 5 है, मैं घर जाऊँ, चाय पीऊँ, बस आराम करूँ। वहीं जिस काम के अंदर आपकी भूख प्यास घर वाले सब गायब हो जाते हैं ना, वो काम होता है जो आप दिल से करते हो। दैट इज़ वॉट आई डू पर्सनली व्हेन आई एम वर्किंग। ये जो किताब दिख रही है आपको, मैंने 2 से 3 रातें 9 बजे बैठा था मैं रात के, और सुबह 5 बजे तक मैंने किताब लिखी है। ये कई बार कंप्लीट करी है, कंपाइल करी है। दीज थिंग्स हैव एफर्ट्स बिहाइंड इट, दो ये एफर्ट्स मैटर करते हैं। मेरी उम्र के बच्चे, मेरे जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो खुद सोचते हैं भाई तेरे पे टाइम कहाँ से आता है। मुझसे कई बच्चे यूट्यूब पे पूछते हैं सर आपके पास टाइम कहाँ से आता है, भैया आपके पास टाइम कहाँ से आता है, आप तो कॉलेज भी जाते हो और मैं रेगुलर कॉलेज में भी हूँ, आप कहाँ से टाइम लाते हो इतना। सो मैं एक चीज़ कहता हूँ, टाइम मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और इस प्रकृति में हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। इस दुनिया में कोई भी इतना बिजी आदमी नहीं है कि वो जीवन में टाइम नहीं निकाल सकता किसी चीज़ के लिए। इफ़ यू लव समथिंग यू मेक टाइम फॉर इट, याद रखना। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा, फिर चाहे वो तुम्हारी मासी की शादी हो या सगे पापा की शादी हो, आई डोंट नो, बट टाइम निकालने वाला कैसे ना कैसे किसी चीज़ के लिए टाइम निकाल ही लेता है। सिमिलर चीज़ होती है आजकल के रिलेशनशिप्स में कि तुम मेरे को टाइम नहीं देते, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। इस उम्र में अगर आप में से किसी का बंदा बंदी है और वो ऐसे कंप्लेंट्स में आप रहते हो यार कि आप मेरे को टाइम नहीं देते, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका भी फ़ायदा है कि आपका स्ट्रेस रिडक्शन हो जाता है ना, इंटरपर्सनल बॉन्ड अच्छा रहता है, तो आप सक्सेसफुल भी अच्छे से होते हो। लेकिन अगर कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है कि पढ़ाई छोड़ो मुझसे बात करो, दैट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ ब्रो। स्टे अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें पढ़ाई से रोके, तुम्हारे काम से रोके,
ठीक है, ऐसी चीज़ों से अवेयर हो। आई होप आपको ये बातें समझ आई हो, मज़ा आया हो। बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी जी मैंने। आई डोंट रियली वॉच ऐसे सीरीज में बहुत टाइम लगता है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू कैन बी एन एक्सेलेंट मोटिवेशनल स्पीकर टू, ये तो है, मे बी है, एक्सीलेंट तो पता नहीं, बट आई कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। इट्स ऑल अबाउट काम यार, इट्स ऑल अबाउट काम। जीवन में काम करना जो सीख गया ना, जो सीख गया कि यार खाली बैठना बहुत बोरिंग है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना बहुत बोरिंग है। अगर आपके अंदर ये जेस्ट आ गई भाई साहब, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ये जितने भी इलॉन मस्क दिख रहा है, इलॉन मस्क भी ट्विटर कभी कभी खोलता है। नहीं यार मैं नहीं देखता, अगर मैं कुछ देखता भी हूँ तो आई वॉच हॉरर मूवीज़, और कुछ नहीं देखता मैं। काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ है जो मैंने देखी हैं, मोस्ट ऑफ दी अमेजॉन प्राइम की, क्योंकि उसी की मेंबरशिप है हमारे पास। बट आई डोंट वॉच सीरीज़ में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज बिंज वॉच देम। एक बारी में लंबा टाइम सोचो तुमने, मैं इसका जीवन के 12 घंटे, एक दिन के 12 घंटे सिर्फ एक उसको देखने में लगा दिए जिससे तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। एक बार देखी थी स्क्विड गेम पीयर प्रेशर में आके, वो तो चलो छुट्टी थी तो कर लिया, बट डैम वी वेस्ट आवर लाइफ, वी रियली वेस्ट आवर टाइम भाई, वी वेस्टेड ऑन स्टफ लाइक दिस जिसमें कोई फायदा ही नहीं है मेरा। भैया पंचायत 2 देखी, क्या बात है, मजा आ गया, बस बात खत्म। समझ रहे हो क्या बोरिंग है ये चीज़, क्या बकवास चीज़ है। लाइक लिटरली यू आर वेस्ट भाई। तुम्हारे पास भी 80 साल ही हैं, मेरे पास भी लगभग 80 साल ही है जीने के लिए। तुम 80 साल बाद जब वो बेड रेस्ट पे होगे, तुम्हें पंचायत 2 नहीं दिखेगी। यार मैंने पंचायत 2 देखी थी, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी थी, मैंने वो देखी थी स्क्विड गेम देखी थी, मैंने वो देखी थी, आजकल को क्या चल रही है, अजीब सा नाम है, यूफोरिया है ना। मैंने कोटा फैक्ट्री देखी है, ठीक है, कोटा फैक्ट्री मैंने भी देखी, क्योंकि दैट इज फ्रिकिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी, वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो MBBS से रिलेटेड थी, नीट रिलेटेड थी, और तब मैं नीट की तैयारी कर रहा था। सो आई कुड नॉट अग्री मोर। देखो ये चीज़ें रिक्रिएशनल रखो, रिक्रिएशनल ज़रूर रखो चीज़ों को, बट एक लिमिट तक। डोंट बिंज वॉच स्टफ, डोंट बिंज स्क्रोल, समझ रहे हो। हाँ यूफोरिया, तो अगेन अब लोगों को पसंद है, बच्चे परेशान है भाई, एक तो हाइप चलती है। एक चीज़ याद रखो, बीइंग ऑफ ट्रेंड इज ऑल्सो अ ट्रेंड। ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है। बीइंग ऑफ ट्रेंड इज ऑल्सो अ ट्रेंड। हमेशा जो सोसाइटी कर रही है उसके साथ चलना इज भेड़ चाल। इट इज़ वॉट वी कॉल ए शीप वॉकिंग। बी द ब्लैक शीप इन द हर्ड। कभी सुना है इसका मतलब? ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मतलब वो जो यूनिक है, वो जो अलग है। क्यों भाई, आज की डेट में तुम सड़क पे जाओगे ना, खासकर तुम दिल्ली में कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें 10 में से 8 लड़कियों के सेम कपड़े दिखेंगे। एक क्रॉप टॉप होगा, एक वो पैंट होगी जो नीचे से ऐसे घंटी जैसी होती है, बेल बॉटम होती है, दैट इज इट। एवरी नियरली हर लड़की वही कपड़े पहन रही है। लॉन्डो को देखोगे, उनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा तो फैशन क्या ही है, एक वो चलती है धीरे धीरे चीज़ें, जैसे सबके लिए वो चली थी बॉम्बर जैकेट, सबने वही खरीद ली। क्यों? हर बंदा वो चीज़ देख रहा है, चलो मैं भी वही देख लेता हूँ। अच्छा सबको एम्बर हर्ड और उसके बारे में पता है, चलो मैं भी जान लेता हूँ, चाहे तुमने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ नहीं रही दुनिया। बी अवे फ्रॉम द ट्रेंड, अपना खुद का स्टाइल बनाओ यार, मेक योर सेल्फ अ स्टाइल स्टेटमेंट। अगर स्टीव जॉब्स था, आई डोंट नो कौन, हाँ एप्पल वाला स्टीव जॉब्स ही था आई गेस, उसने टर्टल नेक पहननी शुरू करी भाई, ही बिकेम अ ट्रेंड सेटर। हमारे ये मार्क जुकरबर्ग एक ही टी शर्ट पहनने लग गया, ही मेड अ ट्रेंड। मेक योर ओन ट्रेंड भाई, डजेंट मैटर, अपना खुद का स्टाइल बनाओ, अपना खुद का एक ऑरा बनाओ। बी प्राउड इन इट कि हाँ मैं नहीं देखता ये सब क्या बकवास चीज़ है, बी प्राउड इन इट एंड यू विल बी सो डिफरेंट कि लोग विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यार ये बंदा तो कुछ अलग है, दैट एक्स फैक्टर इज देयर, समझ रहे हो। तो बीइंग लाइकेबल इज ऑल्सो देयर। चलो हाँ भाई, शुभांशु को फिर से लग गया, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो अब टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं। हाँ भाई है ना, टाइम वेस्ट हो गया। रुक जाओ अभी पानी पीने दो। आगे शुरू करते हैं भाई। चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल भैया डेवलपमेंटल एज में होते हैं, ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल एज। कौन सी होती है हमारी डेवलपमेंटल एज?
ये हमारी 18 साल तक की उम्र होती है, 0 से लेके 18 साल। इस समय आप एक ऐसे मटके हो जो अभी उसके पास है, कुम्हार के पास है, कुम्हार मतलब पॉटर के पास है। पॉटर कैन शेप यू इन एनी वे, समझ रहे हो? और वो पॉटर कौन होता है? वो हमारे परिवार होता है, हमारे टीचर्स होते हैं और हमारे दोस्त होते हैं। तुम हुक्केबाजों के साथ रहोगे, तुम भी हुक्का फूकने लग जाओगे। तुम गंजेड़ियों के साथ रहोगे, तुम भी गांजा फूकने लग जाओगे। एंड दिस इज अ वेरी ट्रू फैक्ट। मेरे आसपास बहुत गंजेड़ी है, कॉलेज में जाते हो आपको हर कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन हम तो वैसे नहीं बने, बिकॉज वी मेड बेटर फ्रेंड्स। वी आर लाइक हाँ भाई बढ़िया है, चलो ठीक है, बट वी आर नॉट कंप्लीटली सोशलाइजिंग विद देम, राइट? तो ये चीज़ समझो। तो डेवलपमेंटल एज होती है 0 से 18 साल। ऐसा कोई भी डिसऑर्डर जो 0 से 18 साल की उम्र में हो रहा है बच्चे को, सिर्फ इसी उम्र के बीच में होता है। अंडरस्टैंड दैट, ये डिसऑर्डर इसी समय होते हैं, ठीक है जी। और सिम्टम्स अब आते हैं जब बच्चा सपोज फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, प्री प्राइमरी में है, नर्सरी में है, ठीक है जी। तो ये सब इस उम्र में होता है, और यही होते हैं हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। इनका भी हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्या क्या होते हैं, जैसे आपको नाम पता चलेगा आपको समझ आ जाएंगे। सो इनके बारे में 2-3 चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी इंपॉर्टेंट। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 0 से 18 साल की। सिम्टम ऑफ अफेयर बिफोर द चाइल्ड एंटर स्कूल, या तो बच्चा स्कूल जाने से पहले दिख जाता है, या फिर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। और ये हमारी सोशल लाइफ, अकेडमिक लाइफ, ऑक्यूपेशन, इन सब को खराब कर देता है, काफ़ी खराबी करता है। पॉइंट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन से, ये देखो ये रहे, अब आपको समझ आ जाएंगे। ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। समझ रहे हो? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ बिलो व्हाट, बताओ? IQ बिलो व्हाट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्या होती है वो? दूसरी चीज़ है ADHD। ये इनमें से एक जो था वो ईशान को था, तारे ज़मीन पर वाले, एंड दैट वाज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसका नाम क्या है, कौन सा होता है वो, कौन सा होता है? डिसलेक्सिया। उसको डिस्ग्राफिया भी था कहीं ना कहीं, बट डिसलेक्सिया हम ज़्यादा कहेंगे, ठीक है। चलो, IQ बिलो 70, एब्सोल्युटली राइट दीक्षित, हाँ जी एकदम सही रोहित जी। IQ बिलो 70 इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। चलो भाई, ADHD से शुरू करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, 2 शब्द है, दोनों शब्दों को एक एक करके पढ़ेंगे। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी, अटेंशन की कमी है भैया। हाइपर एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी है, जैसे मैं ऐसे हूँ, देखो मैं नॉर्मली ऐसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ, मैं नॉर्मल ऐसा हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे हाइपर एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज हाइपर एक्टिविटी। एकदम मेरे में जोश आ गया कि मैं कुछ भी करूँगा, जैसे रेड बुल पीते ही लोगों के अंदर आ जाता है, जैसे सब में नहीं आता, बट मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, जल्दी जल्दी काम कर, इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एमलेसली भाग रहे हैं इधर से उधर, बहुत इधर बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। अटेंशन डेफिसिट, एक जगह पर अटेंशन ही नहीं दे पा रहे भाई, बात कर देखते देखते हाँ कहीं और, कोई टीचर पढ़ा रही है नहीं पढ़ पा रहे, बैठा नहीं जा रहा है इनसे, इतने हाइपर एक्टिव है, पेपर देते हुए बैठ नहीं पाते, खड़े हो जाते एकदम से, पेपर देते देते खड़े हो जाते, ऐसी चीज़ें होती है भाई इनके साथ। तो ये ऐसे बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, खासकर स्कूल चिल्ड्रन के अंदर। ऑब्वियसली जो स्कूल जाते हैं तभी तो पता चलता है कि बच्चा अटेंशन पे नहीं कर पा रहा। फन फैक्ट, व्हेन यू बिकम अ टीचर, टीचर बनने के लिए आपको बीएड करनी पड़ती है, राइट? आपको करनी पड़ती है बीएड। बीएड के अंदर लिटरली एक सेमेस्टर में तो पूरा यही समझाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो बच्चों को हो सकते हैं इस उम्र के। तो उसके अंदर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ADHD, सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उन्हें भी पढ़ाए जाते हैं। इवन MBA, भाई साइकोलॉजी हर जगह है। तुम जब आगे कॉलेज लाइफ में जाओगे ना कोई कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पढ़ ही रहा होता है। साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन समझने के लिए। अब अटेंशन की कमी 2 प्रकार से हो सकती है, इधर बंदा इनअटेंटिव हो जाए या वो इम्पल्सिविटी शो करे। इन अटेंटिविटी, दूसरा इम्पल्सिविटी। अटेंशन की कमी, पहली बात, इन अटेंटिव, क्लास के अंदर अटेंटिव नहीं है, यानी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग वर्क और प्ले। भाई पढ़ने में भी दिमाग नहीं लग रहा और खेलने में भी दिमाग नहीं लग पा रहा बंदे का। बताओ भाई, ऐसी हरकत हो रही है बेचारे के साथ। बेचारा कितना परेशान, ना पढ़ाई का, ना लिखाई का, और ना कुटाई का, ना पेल पा रहा, ना खेल पा रहा, ना झेल पा रहा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद दीस किड्स, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग वर्क और प्ले। अच्छा जी, उसके बाद और क्या होता है? दे डिफिकल्ट टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। उनको लगता है, जैसे ईशान का केस याद है, कहीं ना कहीं अगर हम कोमॉर्बिडिटी में देखें तो ईशान को कहीं ना कहीं अटेंशन की डिफिशियंसी भी हो रही थी, ठीक है। जैसे जब टीचर ने बोला ईशान
ओपन योर बुक, चैप्टर 4, पेज 37, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई पेज नंबर 34, फिर पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 1, ये कैसे समझ आएगी? ये आती है ऐसे में, ठीक है। तो ADHD वाले बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है इंटेंशन पे करने में, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, कंसंट्रेट नहीं हो पाता इनसे, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों में। जैसे ईशान जब क्लास में था, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ तो याद है, वो क्लास में बैठे बैठे चिड़ियाओं को देखने लग जाता था, चिड़ियाओं के अंडों को देखने लग जाता था। बस वही चीज़ इधर भी हो रही है। क्विक टू लूज इंटरेस्ट इन बोरिंग एक्टिविटीज़। इन लोगों को बोरिंग एक्टिविटी कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ रहे हो। तभी ईशान कोने में जाके अपनी खुद की बोर्ड बनाने लग जाता है, उसे लगता था क्या यार ये बोरिंग काम है, मैं अपना कुछ करता हूँ। तभी वो स्कूल से भी भाग गया था। ऑल ऑफ दिस डज हैपन, समझ रहे हो, ऑल ऑफ दिस डज हैपन। सो दिस इज ADHD का इनअटेंटिविटी पार्ट। दूसरा आ जाता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब क्या है? बंदा इम्पल्सिस पे काम कर रहा है, थिंक बिफोर एक्ट नहीं कर पा रहा। भैया आपको कोई बंदा पे गुस्सा आ रहा है, सपोज आप स्कूल में हो, तो क्या आप उसे सीधा रख के मुक्का मार दो? कई बच्चे मार देते हैं, कई बच्चे सोचते ही नहीं मारने से पहले किसी को भी। तो दैट इज दे आर नॉट एबल टू थिंक बिफोर दे एक्ट। सो इन बच्चों को सिखाना पड़ता है कि हाउ टू थिंक बिफोर दे एक्ट। उसके बाद फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक सेकेंड, फाइंड इट डिफिकल्ट टू वेट फॉर देयर टर्न। भाई साहब लाइन में लगे हुए, अपनी टर्न के लिए रुका नहीं जाता इनसे। ये ऐसे होते हैं, नहीं नहीं मेरे को तो जल्दी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे को जल्दी जाना है। इम्पल्सिव इतने ज़्यादा होते हैं। और आखिरी में resisting immediate temptation and delaying gratification is impossible for them। भैया मोमोज खाने तो अभी मोमोज खाने ही खाने हैं, पैसे नहीं है तो चुरा लूंगा, लेकिन मैं मोमोज खा के रहूंगा। इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन इनके ऊपर चढ़ जाती है। ये अपनी ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स, ग्रेटिफिकेशन मतलब फुलफिल करना नीड्स को, रोक ही नहीं पाते। मेरा मन कर रहा सोने का, मैं अभी क्लास में सो जाऊंगा। मेरी टीचर पढ़ा रही है, मेरा मन है नाचने का, मैं अभी नाच लूंगा। तो दो चीज़ें होती है अटेंशन डेफिशिएंसी के अंदर, इनअटेंटिविटी यानी मेंटेन नहीं कर पा रहा फोकस वर्क और प्ले में, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत ईजिली, इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज कर रहा है। दूसरी तरफ इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव है, सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहा, जल्दबाजी में ले रहा है, सोच नहीं रहा बिफोर थिंकिंग, बिफोर एक्टिंग, तो थिंक बिफोर एक्ट नहीं कर रहा। डिफिकल्ट है इसके लिए मेंटेन, जो भी उसकी टर्न आ रही है उसके लिए वेट करना, इमीडिएट टेम्पटेशंस को रोकना, और आखिर में अपनी ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स को भी रोकना। तो ये तो था अटेंशन की डेफिशिएंसी वाला पार्ट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया हो। आगे चलते हैं, आगे है हाइपर एक्टिविटी। आगे क्या है? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या होती है भैया? हाइपर एक्टिविटी इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन। भाई हाइपर एक्टिव है, इनमें हद से ज़्यादा एनर्जी आ गई। किसी में हद से ज़्यादा एनर्जी है तो वो इधर से उधर एमलेसली घूमता रहेगा ना, जैसे किसी पंखे का मोटर ऑन करके छोड़ दियो। बस यही चीज़ इनके साथ भी होती है। इनके साथ ऐसा हो जाता है कि ये भाई पंखे की मोटर ऑन कर दियो और ये घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो बस यही चीज़ है, कॉन्स्टेंटली इन मोशन। भाई साहब पूरा टाइम घूमते रहते हैं। सिटिंग स्टिल थ्रू अ लेसन इज इम्पॉसिबल फॉर देम। तभी आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे रील्स पे बड़े ज़्यादा वो आते हैं फिजेट स्पिनर्स के, फिजेटिंग उनके। कई बच्चे होते हैं जो बस एज ए पेन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। तो ये जो बच्चे ऐसे ऐसे पेन कर रहे हैं उनको भी ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, कई बच्चे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ फिजेट करना पड़ता है, उनकी इम्पल्सिविटी है, तो वैसे फिजेट लेके आते हैं क्लास में, समझ रहे हो, अपनी जो एनर्जी है उसको निकालने के लिए। कई बच्चे पैर बहुत हिलाते हैं, दैट इज़ अगेन उसके, इवन तो पैर हिलाना डज नॉट मीन कि तुम्हारी अंदर हाइपर एक्टिविटी है, वो हो सकता है आपकी आदत भी बन चुकी हो। अच्छा जी, पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं ये ड्रिवन बाय मोटर है, ऐसा इसके अंदर कोई मोटर फिट हो रखी है तो कभी थकता ही नहीं है। जब भी कोई बच्चे के बारे में माता पिता बोला नहीं तो कभी थकता ही नहीं है, तो उधर से घूमते रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है, बातें करते रहता है। चाइल्ड में फिजिट अराउंड द रूम एमलेसली, ऐसे हाथ करके कैसे भी उड़े जैसे हवाएं सनन सनन, इधर से उधर घूम रहा है पागलों की तरह, ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। उस बच्चे को कोई फिक्र ही नहीं है, इधर से उधर बस घूमे जा रहा है ना। ऑलवेज ऑन द गो एंड टॉक इंसेंटली, हर वक्त जल्दबाजी में होते हैं, और बातें तो मतलब बिना रुके करते रहेंगे, नॉन स्टॉप बातें करवाते रहो इनसे। दैट इज वॉट ADHD इज। ठीक है, तो दो चीज़ें ADHD में, पहली चीज़ है हाइपर एक्टिविटी, दूसरी है अटेंशन की डेफिशिएंसी। दूसरी क्या है? अटेंशन की डेफिशिएंसी है। क्या आपको ADHD समझ आया पूरा? समझ में आया क्या? मैं तेरे बाद में आया क्या? समझ आया? ऑल राइट, सो ओनली 2 आर वॉचिंग राइट नाउ। भाई मोस्ट ऑफ द बच्चों का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, आई कैन सी दैट। ठीक है, समझ आया? यस भैया, बहुत बढ़िया बेटा। यही तो एफर्ट्स होते हैं जो तुम्हारे एक्चुअली वर्थ इट होते हैं। ये ऐसे ही बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं,
वही आ गया भैया, थोड़ा डिफिकल्ट था, इट्स नॉट डिफिकल्ट, दोबारा देखो, पीछे जाओ, दोबारा देखो, नोट्स को रेफर करो, अपने आप समझ आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा फेमस डिसऑर्डर है, नियरली हर किसी को ऑटिज्म का नाम पता होता है, लेकिन समझ नहीं, पता ही नहीं कि ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑटिज्म को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक डेफिनेशन है जो थोड़ी ध्यान से समझनी है, इसके डेफिनेशन में नियरली हर चीज़ आ जाती है। ऑटिज्म और एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और एडीएचडी वाले में दिक्कत पता क्या है, ये इट इज़ ऑल अबाउट सोशल इंटरेक्शंस। ऑटिज्म वाले बच्चों को ना सोशल इंटरेक्शन में कमी बहुत ज़्यादा आती है, लोगों से बातचीत करने में दिक्कत है, लोगों को समझने में दिक्कत है, लोगों के साथ इमोशन शेयर करने में दिक्कत है ना, बहुत ही एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत आ रही है, ऐसा करने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये सब में इन्हें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। दैट इज़ वॉट हैपन्स इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। तो देयर इज़ वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट। वाइड स्प्रेड मतलब जैसे ये, अगर ये इतना बड़ा बॉक्स है तो ये छोटी सी दिक्कत है, ये पूरे में फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड दिक्कत है ये, बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड। इन बच्चों के मतलब जीवन में नॉर्मल चीज़ें बहुत कम रह जाती है। सो इट इज़ अ वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट, किस चीज़ में, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है जी। तो पहली बात तो सोशल इंटरेक्शन में, स्किल में, ठीक है जी, कम्युनिकेशन स्किल में। स्टीरियोटाइप बिहेवियर, स्टीरियोटाइप मतलब एक ही बिहेवियर बार बार करे जा रहे हैं, तो इनका स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, तो इनके स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, वही चीज़ बार बार करना चाहते हैं। स्टीरियोटाइप्ड इंटरेस्ट है, वही दो चार चीज़ों को बार बार देखेंगे, वही दो चार चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को करेंगे, और यही एक्टिविटीज़ का भी हाल है। तो ऑटिज्म इज ऑल अबाउट सोशल इंटरेक्शन, ये चीज़ याद रखना, तभी याद रहेगा, याद करने वाली चीज़ है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अब ये सिम्टम्स आ गए। देयर इज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही इनको डिफिकल्टी है इन रिलेटिंग टू अदर्स। पहली बात भैया, लोगों को समझना पड़ता है ना, अगर उनसे बातचीत करनी है तो लोगों से रिलेट ही नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है ये तो मेरे जैसा कोई बंदा है ही नहीं, मैं अलग हूँ। अनेबल टू इनिशिएट सोशल बिहेवियर, किसी को हाय हेलो भी नहीं बोल पाते ये। अब ऐसा नहीं बोलना नहीं चाहते, बोल पाते नहीं है बेचारे, इनसे बोला नहीं जाता लोगों से, ठीक है। तो देयर इज प्रोफाउंड डिफिकल्टी इन रिलेटिंग टू अदर्स, दे आर अनेबल टू इनिशिएट अ सोशल बिहेवियर, सीम अनरिस्पॉन्सिव टू अदर पीपल्स फीलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को लेके ये बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव से होते हैं, ठीक है जी। मतलब कोई कह रहा है अरे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये, ओके, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब ऐसे एम्पथी नहीं दिखा रहे, सिंपथी नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे। आप किसी की बात पर बुरा क्यों फील करते हो जब आप उसको रिलेट करते हो, आप उसे समझते हो, ये बेचारे समझ नहीं पाते लोगों को, इनके साथ दिक्कत होती है ये, ठीक है। तो दे सीम अनरिस्पॉन्सिव टू अदर पीपल्स फीलिंग, अनेबल टू शेयर एक्सपीरियंसेस और इमोशंस विद अदर। अरे भैया अपनी ना बात बता पाते हैं, ना अपने इमोशंस किसी को बता पाते हैं, बहुत ही मुश्किल है इनके लिए जीवन। लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत है, लोगों को समझने में, खुद को समझाने में दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब तो है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं अंडरस्टैंडिंग में। और एक आखिरी चीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना, अबे जाना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज देयर इज डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग, मेंटेनिंग एंड इवन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। भैया किसी से ना दोस्ती शुरू कर पा रहे हैं, ठीक है जी, ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अभी पढ़ ही नहीं रहे सुभांशु, तो इसके बारे में जानना क्यों, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर इज डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, किसी से एक नया रिलेशनशिप, नया बॉन्ड बनाने में दिक्कत है, उसको मेंटेन करने में दिक्कत है, और उसे समझने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, समझ रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स ओवर हेयर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या दिक्कत आती है। पहली बात, मेनी ऑफ देम नेवर डेवलप स्पीच, मोस्ट ऑफ देम की बोलने की लैंग्वेज और स्पीच डेवलप ही नहीं होती। अगर इनकी वोकल कॉर्ड्स काम भी करते तो अच्छा बस इतना कर पाते हैं मोस्ट ऑफ देम। जो बेचारे बोलना सीखते भी हैं, दोज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डायग्नोस्ड वाले चिल्ड्रन जो सीखते भी है, आप एक चीज़ समझो, दोज हु डू हैव डिवाइड एंड रिपीटेटिव स्पीच। क्या भैया डिवाइड मतलब नॉर्मल नहीं है उनकी स्पीच, कुछ भी अलग अलग सा बोलने लग जाते हैं, और उनकी स्पीच जो है वो रेपिटेटिव होती है। रेपिटेटिव मतलब सेम चीज़ को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, समझे। अब उसके बाद एक और दिक्कत है। पहली बात हो गई स्पीच के अंदर, मोस्ट ऑफ देम नेवर डेवलप स्पीच, जो डेवलप करते भी हैं वो उनके डिवाइड और रेपिटेटिव। डिवाइड मतलब नॉर्मल से अलग, ठीक है जी। बेटा जी अभी हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर पहले हमने ADHD किया,
फिर हम अभी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। अब हम जब उस पे आएंगे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स पे, तभी तो हम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करेंगे। अभी बात ही क्यों करनी, अभी जो चल रहा है उसे पढ़ लो, है ना, आगे पीछे क्यों भागना, जो चल रहा है उसे पढ़ो अभी। नाउ शो नैरो पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट। अरे ये दो चार चीजें पसंद है इन्हें, उसके अलावा किसी चीज में ना इंटरेस्ट दिखाते हैं ना मजे लेते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, इनके बिहेवियर्स बहुत रेपिटेटिव होते हैं, जैसे लाइनिंग अप ऑब्जेक्ट्स, स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट, स्टीरियोटाइप मतलब एक ही प्रकार की बॉडी मूवमेंट बार बार, जैसे रॉकिंग, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे पीछे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है इनके साथ, ये इनकी स्टीरियोटाइप्ड बॉडी मूवमेंट है भैया। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा और क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो दूसरी चीज़ है रेपिटेटिव बिहेवियर, एक चीज़ को बार बार कर रहे हैं, चीज़ों को लाइन से लगाए जा रहे हैं। अब आपको अगर सर ये तो ओसीडी हो सकता है, ओसीडी जैसा है बट ये ओसीडी ही नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीज़ें भी है। अच्छा जी, अब ये जो काम, ये जो मोटर मूवमेंट कर भी रहे हैं, इनके अंदर भी एक दिक्कत है भैया। पहली बात तो है सेल्फ स्टिमुलेटरी है, हो सकती है या वो सेल्फ स्टिमुलेटरी हो या सेल्फ इंजूरियस हो, यानी खुद को मज़ा दिलाए या खुद को कष्ट भी पहुंचा सकती है। सेल्फ स्टिमुलेटरी मतलब फ्लैपिंग हैंड्स, ऐसे 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 करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ इनकी एनर्जी बाहर निकल रही है। सेल्फ इंजूरियस कैसे होती है, दीवार पे सर मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वो खून आया जा रहा है, आया जा रहा है, एक टाइम पे मरने वाली हालत भी हो गई है, समझ रहे हो। दैट इज वॉट हैपन्स विद दीज चिल्ड्रन एज वेल। तो दिस इज वॉट हैपन्स इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, नैरो पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट है, रेपिटेटिव बॉडी मूवमेंट्स है ना, और क्या भैया, और यही है, लोगों को समझने में दिक्कत है, एक नया रिलेशनशिप मेंटेन स्टार्ट और अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में, दूसरे की बातों को रिलेट करने में, हर चीज़ में दिक्कत आती है। क्या आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर समझ आया, आप लोग बताइए, डू यू गाइस अंडरस्टैंड इट, बताओ समझ में आया क्या। हाँ भैया, बाकी लोग भी बताएं, करिश्मा को भी समझ आया, और बताओ। बहुत अच्छे से, गुड गुड। सो हमारे को अभी हो गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ते हैं, हमारी बुक में थोड़े से एक दो डिसऑर्डर आगे पीछे लिखे हैं, जैसे अब एक इसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर शुरू हो गए, फोबिया शुरू हो गए, ओसीडी वगैरह, पीटीएसडी, ये सब बीच में आ जाता है। तो इन सबको अभी छोड़ के सीधा चलते हैं नीचे, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, सेम एज चैप्टर नंबर 1, स्पेसिफिक क्या है भैया, IQ बिलो 70, ऐसे लोग जिनकी IQ 70 से नीचे होती है। आपको इतनी बात तो पता होगी, चैप्टर नंबर 1, अगर आपको नहीं पता चैप्टर नंबर 1 के अंदर IQ क्या था, तो भाई साहब पूरा पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही, ठीक है जी, वहाँ से पढ़ो। बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो राइट, तभी तो हमने अपनी बुक बनाई है। हमारी बुक का फ़ायदा ही यही है कि बच्चों को ये चीज़ बेटर समझ आए। NCERT अगर ईजी होती तो हमारी बुक की ज़रूरत ही नहीं होती इस दुनिया में, समझ रहे हो। चलो, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, 4 लेवल्स होते हैं इसमें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। IQ के इनके मेजर लिखे हुए हैं, उनको उतार लेना, क्या क्या दिक्कतें होती है आपको हमारी पिछली चैप्टर नंबर 1 के 1 शॉट में मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो नियरली सबको पहले से ही आता है। इस टॉपिक को हम इंक्रीज करके नहीं समझाएंगे, बस ये याद रखो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड होता है, और चैप्टर नंबर 1 में जितनी बार बातें लिखी है उसे लिख लो, बस ये 2 चीज़ें पेपर में लिख दोगे तो अपने आप नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है जी। माइल्ड वालों को माइल्ड अमाउंट ऑफ असिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ चाहिए, ठीक है जी। मॉडरेट वालों को क्या चाहिए, सीवियर वालों को क्या चाहिए, आपको अगर वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो हमारी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर ये देखो, ये रही हमारी साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल, ये है इंटेलिजेंस थ्योरीज आ गया, पास मॉडल आ गया, ये देखो जी, ये आ रहा है व्हाट इज IQ वाले पेज पे, पेज नंबर 19 से शुरू है, बट आपका जो ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट इज़ ऑन पेज नंबर 22। ये देखो पेज नंबर 22 पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अच्छे से इसको यहाँ से ज़रूर पढ़ लेना पूरा पूरा, किसने दी है, क्या बोला है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कैसा होता है, तो कितनी कितनी मेहनत से लिखा हमने, माइल्ड कैसा होता है, मॉडरेट कैसा होता है, सीवियर कैसा होता है, तो इसको वहाँ से पढ़ना, वहीं से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा,
ठीक है भैया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। आज के देखा जाए तो लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि बाकी सारे फिर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अग्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स अगली बार जो अगली क्लास लेंगे हम, अब ये देखते हैं कल लें या फिर हम आज ही करें, डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि शाम का टाइम मेरी क्लासेस पर गेन है, देखते हैं। अभी चलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी, देखो डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग परसीविंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। बेसिकली पढ़ाई नॉलेज ना वो प्रोसेस कर पा रहे ढंग से, ना वो ढंग से उसे परसीव कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। अच्छा जी, क्या क्या होते हैं? 3 प्रकार के हमारे को है, जो ढंग से किताब में लिखे नहीं है बट आपको पता होने चाहिए। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। होता है इसका पूरे, इन सब का एक पूरा नाम है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन जो ये है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ये इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है जी, आओ भाई बात करते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग, किताब को समझने में। ठीक है जी, वर्ड्स को समझने में समझ नहीं आ रहे, ए डी दिख रहा है, डी सी दिख रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। एक चीज़ देखो, डिसलेक्सिया इज ऑल अबाउट आपको रीडिंग में दिक्कत है, समझ आ रहे हैं, उल्टे शब्द लिखे हुए हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, ग्राफी मतलब राइटिंग, नहीं राइटिंग डिसेबिलिटी। बच्चा डी को बी लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, पी को बी लिख रहा है, पी को डी या डी को पी लिख रहा है ना। एम को एन लिख रहा है, एन को एम लिख रहा है, जेड को ऐसे बना रहा है। ठीक है जी, सी को ऐसे बना रहा है। तो अगर हमसे माई क्लास, तो देखो ऐसे बच्चा लिख रहा है, उल्टे सीधे शब्द लिख रहा है, समझ रहा है। तो ये होता है डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में दिक्कत है। अब आप कहोगे सर मेरी मैथ्स तो खराब है, मतलब मेरे को डिसकैलकुलिया है। जी बिल्कुल नहीं, आपको 2 + 2 = 4 तो आता है ना, बच्चे से वो भी नहीं हो पा रहा, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। चाइल्ड टेंस टू परफॉर्म लेस दैन हिज एज। 7 साल का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा है और उससे 3rd क्लास की मैथ्स नहीं हो रही। अब आप समझ सकते हो दिक्कत है। इम्पेयर परफॉर्मेंस इन ऑक्यूपेशन, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन द रिलेटेड स्किल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जब आप ऑक्यूपेशन में जाओगे भैया तो आपको दिक्कत तो आएगी। जब आपके साथ लिखना आ रहा ना, आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे शब्दों को, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी, राइट। एंड दिस दिक्कत इज व्हाट वी नो एज डिसकैलकुलिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग में दिक्कत आ रही है, डिसग्राफिया लिखने में दिक्कत आ रही है, और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में डिसेबिलिटी आ रही है। यहां तक की बात स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर आपको समझ में आया क्या? बताओ भाई, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर समझ आया? काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। वी विल हैव टू टेक अ क्लास, वी विल सी। चलो हाँ, देर डू आर काफ़ी सारे, तो वी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बाद एंग्जाइटी बचा है, डिप्रेशन बचा है, दीज विल टेक टाइम। तो वी विल आई गेस टेक अ क्लास अभी शाम टाइम, मे बी 5 to 6, मे बी 6 to 7, जो भी आपको शेड्यूल्ड दिख जाएगी लाइव वही लाइव होगी। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से क्लास होगी। आज मज़ा आया। आज की क्लास में 3 बच्चे हैं, तीनों का नाम जानता हूँ मैं, शुभांशु, करिश्मा और रोहित। तीनों के तीनों इस समय है, एंड दैट इज़ विट। आई एम सुपर प्राउड ऑन यू गाइज, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच रोहित जी। आई वांट आस्क वन क्वेश्चन। पूछो करिश्मा जी, आस्क अ क्वेश्चन। आपके पास 5 करोड़ का सवाल है, ये बताइए करिश्मा जी। उसके बाद लाइव भी एंड करेंगे हम, ठीक है। ऑल्सो आप लोगों से, यस भैया बहुत अच्छी थी क्लास। आप लोगों से अगेन एक ही विनती है कि हमारे क्लास 11th और क्लास 12th के बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपके नोन में बच्चे हैं जो 11th या 12th हैं एंड दे नीड इट, ठीक है जी, तो प्लीज़ उन्हें बताइए। लाइक यू हैव मेड अ बुक फॉर टर्म 2, यस वी हैव करिश्मा जी। उसके आगे क्लास 11th एंड क्लास 12th के बैच हमारे चल रहे हैं, एंड जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है जी, तो भी आई वॉन्ट अ बुक फॉर CUET, सजेस्ट सम। आपको CUET के लिए क्या करना है बताओ? CUET में आपको अगर जनरल के लिए चाहिए या स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के लिए चाहिए बताओ? अगर आपको साइकोलॉजी के लिए चाहिए दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बाकी
इट डिपेंड्स आप क्या पढ़ना चाहते हो। आप जीईटी के लिए, जीएटी के लिए मांग रहे हो, या आपका डोमेन में साइकोलॉजी है। अच्छा, आपके डोमेन में साइकोलॉजी है तो टेंशन किस बात की ले रहे हो भाई, हम जिंदा हैं, हम आपके लिए बुक बना देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्लास 12th का ही है चैप्टर। और दूसरी बात, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। टर्म 2 की हमारी टर्म 1 में हमने पूरी किताब बना रखी है, चैप्टर नंबर 1 to 7 की। वही हम किताब जो है वो दोबारा बनाएंगे। डोमेन में साइकोलॉजी है, राइट, तो उस डोमेन के लिए हमारी किताब ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी। हाउएवर चैप्टर नंबर 8 and 9 उन्होंने सीयूईटी में डाल दिया है, हम आपको पढ़ाएंगे भी इधर। तो उस चीज़ को, उसके लिए आई विल डू अ स्पेसिफिक क्लास, ठीक है जी। 6 मार्क का कैसे, कोई नहीं कोई नहीं, आई होप आपको लाइफ सही जगह लेके जाए, जहाँ पे आपका मन है, जहाँ आपकी तकदीर है। 6 मार्क का कैसे क्वेश्चन करे बेटा, ये हम एक स्पेसिफिक लेंगे, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या करना है। अगर आपको ये 6 मार्क्स वाले के लिए जानना है, टेस्ट सीरीज़ ले लो, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो पे बना दूंगा मेरे भाई, बना दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जिनको भी लिखने में दिक्कत है, जिनको भी डर है कि सीयूईटी या टर्म 2 के अंदर आंसर कैसे लिखना है, कहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखाऊं, कल मैं कम लिखाऊं, उसके लिए टेस्ट सीरीज से बेटर कुछ नहीं है। आज में ले लो, टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा फायदा है। मैं इतना ज़्यादा क्यों आप लोगों को प्रोत्साहन दे रहा हूँ, इसी वजह से दे रहा हूँ, बिकॉज आई नो दिस टेस्ट सीरीज इज वर्थ इट फॉर यू गाइज। ठीक है, चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ओला अमीगोस, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।